नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन है कॉमन एरर्स पर, जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आ चुकी हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का लेटेस्ट एडिशन स्टार्ट कर चुके हैं, जिसको 2024 एडिशन कहा जा सकता है और इस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस। इस एडिशन में 2018 से दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चन मौजूद हैं, तो आप इस एडिशन को परचेस कर लें, अपने दोस्त वगैरह से ले लें। इसके अलावा जिन भी सेंटेंसेस को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उनको पीडीएफ की फॉर्म में हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल से लिंक्ड है। यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, ये हमारी कॉमन एरर्स पर दूसरी वीडियो है। 17 से 22 तक के सेंटेंस हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपके सामने 17 सेंटेंस लिखा हुआ है। चलिए शुरू कर लेते हैं। अप्रोच आपको पता है, हम यहाँ पर सेंटेंसेस का सिंटैक्टिकल एनालिसिस करते हैं और सिंटैक्टिकल एनालिसिस से मतलब है कि यहाँ पर सेंटेंस में लिखे हुए प्रत्येक वर्ड्स को उसके फंक्शन के आधार पर किसी पार्ट ऑफ स्पीच में तय करना और देखना कि ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर में, उस ग्रामेटिकल अरेंजमेंट में, उस सिंटेक्स में किस तरह का रोल प्ले कर रहा है, किस तरह से दूसरे शब्दों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एज विद प्यूपिल सम मंकीज आर लेजी लाइक दोज हु स्लीप ऑल डे इन द जू एंड सम वर इंडस्ट्रियस। यहाँ हमें एरर ढूंढनी है, एरर तो हम ढूंढ ही लेंगे, पहले इसको सिंटैक्टिकली एनालाइज कर लेते हैं, इसी से आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होनी है। देखिए, एज विद, ये मैं जो कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ आपको, ये एक मल्टी वर्ड प्रीपोजिशन है। एज यहाँ पर एडवर्ब की तरह यूज हो रहा होगा और विद यहाँ पर प्रीपोजिशन है। एज विद को मैं कंसीडर करके चलूंगा, ये एक प्रीपोजिशन है और इसका मतलब होता है सिमिलर टू, या यूं कह लीजिए कि लाइकनेस दिखाने के लिए हम इस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सेंटेंस में, इस कंटेक्स्ट में आप एज विद को लाइक प्रीपोजिशन से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, एज विद या लाइक प्यूपिल प्रीपोजिशन आ गया और उस प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट, फिर एक कॉमा लगाया गया, उसके बाद एक क्लोज को लिखा गया। सम मंकीज, देखिए सम जो वर्ड है ये एक डिटर्मिनर है और ये डिटर्मिनर लगाए जाते हैं नाउन से पहले, तो ये हो गया आपका नाउन। सम जब काउंटेबल नाउन के साथ लगाया जाता है तो वो प्लूरल के साथ लगाया जाता है, मोर देन वन को रिफर करता है, इसलिए मंकीज को हमने यहाँ पर प्लूरल नाउन की तरह इस्तेमाल किया है। सम मंकीज चूंकि प्लूरल हो गया और सब्जेक्ट के फंक्शन में है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आप इसको इंटरप्रेट कर नहीं पाओगे। सम मंकीज हमारा सब्जेक्ट हो गया, अब इसके बाद जो लिखा रहेगा वो इसका प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर ये जो आर लिखी हुई है, ये बी की फॉर्म लिखी हुई है, मेन वर्ब की तरह यहाँ पर हमने इसको इस्तेमाल किया है। और बी जब मेन वर्ब होती है तो वो लिंकिंग नेचर की वर्ब होती है और लिंकिंग नेचर की वर्ब अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेती है और कॉम्प्लीमेंट आपके सामने लिखा हुआ है एक एडजेक्टिव। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब ने इस लेजी कॉम्प्लीमेंट को, एडजेक्टिव को लिंक कर दिया सम मंकीज से, जो कि हमारा सेंटेंस का या इस क्लोज का सब्जेक्ट है। उसके बाद कोमा लगा के फिर से इस क्लोज को सेपरेट कर दिया गया। आगे लिखा हुआ फिर से एक लाइक प्रीपोजिशन और इस प्रीपोजिशन के बाद आना चाहिए था इसका ऑब्जेक्ट। कहाँ है? ये लिखा उसका ऑब्जेक्ट दोज, जो कि एक प्रोनाउन है, मोर देन वन को रिफर करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है हु जो यहाँ पर है, देखिए हु प्रोनाउन होता है, लेकिन प्रोनाउन में भी हु के दो फंक्शन होते हैं। एक तो वो इंटेरोगेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव नेचर का प्रोनाउन हो सकता है, दूसरा आप उसको एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हु, उसके बाद लिखा है स्लीप, जो कि यहाँ पर एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है? वर्ब है। अब यहाँ पर वर्ब है तो हु इसका मतलब सब्जेक्ट हो रहा होगा। अगर ये प्रोनाउन सब्जेक्ट हो रहा है और यहाँ पर वर्ब लिखी हुई है इसके बाद में, इट मींस ये जो लगी हुई है ये क्लोज लगी हुई है। क्लोज लगी हुई है तो एक क्लोज इससे पहले आ गई, सम मंकीज आर लेजी, ये क्लोज है। अब दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए हु को यहाँ पर कंजंक्शन की तरह ट्रीट किया जा सकता है, कंजंक्शन कंसीडर किया जा सकता है। तो हु यहाँ पर कंजंक्शन भी हो रहा है और सब्जेक्ट भी हो रहा है सबऑर्डिनेट क्लोज का, इट मींस हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के फंक्शन में है और रिलेटिव प्रोनाउन लगाए जाते हैं अपने एंटीसीडेंट को रिलेट करने के लिए सबऑर्डिनेट क्लोज में। तो ये जो हु है उन मंकीज को रिफर कर रहा है, जिसका हु जो है दोज को रिफर कर रहा है और दोज इनडायरेक्ट वे में मंकीज को रिफर कर रहा है। सम मंकीज आर लेजी लाइक दोज हु स्लीप ऑल डे इन द जू। ठीक है, तो यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट क्लोज लगी हुई है आपकी और ये हो गया हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है, अपने एंटीसीडेंट को रिलेट करता है सबऑर्डिनेट क्लोज से। उसके बाद स्लीप यहाँ पर मेन वर्ब आ गई
और सब्जेक्ट हो रहा था हमारा हु। उसके बाद ऑल डे लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ टाइम, उस टाइम उस स्लीप एक्टिविटी की ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए। ठीक है, जो स्लीप वाली एक्टिविटी कितने ड्यूरेशन के लिए हुई या होती है या हो रही है, जो भी है उसकी ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए लिखा हुआ है एडवर्ब टाइम। उसके बाद लिखा हुआ है इन द जू, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, इन प्रीपोजिशन हो गया, और इस प्रीपोजिशन का बाद लिखा है उसका ऑब्जेक्ट। दोज हु स्लीप ऑल डे इन द जू, फिर कोमा लगाकर इस क्लोज को सेपरेट कर दिया गया, वो इसलिए क्योंकि हमें एंड कंजंक्शन से जोड़ना था इस वाली क्लोज को और इस वाली क्लोज को। ठीक है, कोमा का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, कोमा को या पंक्चुएशन को यहाँ पर छुड़वा दिया जाता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो डोमेन है उससे बाहर आते हैं कोमा। लेकिन राइटिंग, अगर आप राइटिंग पर ध्यान दोगे, राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहोगे, तो कोमा बहुत जरूरी होते हैं। तो एंड कंजंक्शन लगा दिया गया, और एंड कंजंक्शन लगाया गया है इस जो पहली क्लोज लिखी गई है, सम मंकीज आर लेजी लाइक दोज हु स्लीप ऑल डे इन द जू, एंड इस पूरी क्लोज को, पहले वाली क्लोज को दूसरी वाली क्लोज के लिए जोड़ने के लिए एंड लगाया गया कंजंक्शन, जो कि एक कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट नेचर की कंजंक्शन वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं, फ्रेजेस को भी जोड़ सकते हैं, क्लोजेस को भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर इसको लगाया गया है क्लोजेस को जोड़ने के लिए। और जो कोऑर्डिनेट नेचर के इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि को ऑर्डर की, मतलब सेम ऑर्डर की, सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। तो देखिए, जो पहली वाली इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो एक परमानेंट नेचर का फैक्ट है, तो दूसरा भी एक परमानेंट नेचर का फैक्ट ही बताया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एंड कंजंक्शन लगा हुआ है, वह सम को, यहाँ पर देखिए सम जो वर्ड है इसको प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है। एक्चुअली में सम हो या एनी हो, ये जो वर्ड है दोनों के दोनों डिटर्मिनर भी हो जाते हैं और प्रोनाउन भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो डिटर्मिनर होता तो किसी नाउन के साथ आता, जिस तरह से यहाँ पर सम इस नाउन के साथ चिपक के आया है। डिटर्मिनर का फंक्शन क्या होता है? डिटर्मिनर का फंक्शन होता है नाउन को डिटरमाइन करना, और सम यहाँ पर ये फंक्शन भली भांति जो है निभा रहा है, इस फंक्शन में है। डिटर्मिनर हो गया क्योंकि नाउन को डिटरमाइन कर रहा था, नाउन की संख्या बताने के लिए आ रहा था। हालांकि इंडेफिनिट नंबर को रिफर कर रहा है, लेकिन बता तो रहा है मोर देन वन है। यहाँ पर सम के साथ कोई नाउन नहीं लगा, इसलिए इसको डिटर्मिनर कंसीडर नहीं करोगे, आप इसको प्रोनाउन कंसीडर करोगे। प्रोनाउन होने की वजह से सब्जेक्ट ही होगा, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तो आप इसको इंटरप्रेट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होने के लिए वही 100 बार बता चुका हूं मैं, कोई ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए थी, इससे पहले कोई प्रीपोजिशन होना चाहिए था या कोई लिंकिंग वर्ब होनी चाहिए थी। तो सम हो गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब लिखा गया है जो कि फिर से मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, बी की फॉर्म है, और चूंकि सम मोर देन वन को रिफर करता है तो इसलिए वर यूज कर लिया। लेकिन वर यूज तो कर लिया, लेकिन जो पूरे सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दी गई है वो एक परमानेंट नेचर की इंफॉर्मेशन है, एक परमानेंट फैक्ट को बताया जा रहा है। तो अगर फैक्ट को आप बता रहे हो तो आप पास्ट इंडेफिनिट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर आपने यूज कर लिया, यानी कि पास्ट के किसी भी टेंस को आपने यूज कर लिया, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ पास्ट के टाइम के लिए वैलिड हो गई। लेकिन ये ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है दोनों ही क्लोजेस में जो कि टाइम इंडिपेंडेंट है। ये पास्ट में भी ऐसी थी, प्रेजेंट में भी ऐसी है, फ्यूचर में भी ऐसी रहने वाली है। तो टाइम इंडिपेंडेंट एक्शन को परमानेंट नेचर के एक्शन कह दिया जाता है, या परमानेंट नेचर के फैक्ट कह दिया जाता है। और परमानेंट नेचर के फैक्ट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो यहाँ पर वर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए आर। आर इसलिए क्योंकि सम प्लूरल है। सम आर इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। एक्चुअली में ऐसा तो कुछ नहीं है कि मंकी से वहां पर कोई काम कराया जा रहा होगा, बट फिर भी लेजी की कंपैरिजन की जा रही है इंडस्ट्रियस से, हार्ड वर्किंग। सम मंकीज आर लेजी एंड सम आर हार्ड वर्किंग, सम आर नॉट लेजी। तो यहाँ पर जो गलती थी आपके सेंटेंस में वो थी वर की, यहाँ पर वर नहीं होगा, आर हो जाएगा। ये हो गया आपका 17वां सेंटेंस। इसी तरह से स्पीड से चलेंगे। मैं देखिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बता चुका हूँ। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि किसी भी वर्ड का फंक्शन, किसी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच उसका फंक्शन निर्धारित करता है। आप या मैं निर्धारित नहीं करते, उस वर्ड की कुंडली में नहीं लिखा होता कि वो किस पार्ट ऑफ स्पीच में जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं किसी वर्ड का फंक्शन बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि केवल उसका यही फंक्शन हो सकता है। जैसे यहाँ पर सम को बताते वक्त मैंने केवल उसको डिटर्मिनर कंसीडर कर दिया क्योंकि मुझे लगा आगे नाउन लिखा हुआ है। लेकिन वाकई में अगर मैं सम के बारे में पूरी तरह से डिटेल में बताना चाहूँ तो आधा घंटा सम पे ही निकल जाएगा। और सम का फंक्शन इतना ब्रॉड है, इतने अलग अलग सिचुएशंस में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि सम डिटर्मिनर भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होगा, कब वो नेगेटिव में यूज होगा, कब वो किस तरह के
कंटेक्स्ट में किस तरह के मीनिंग को कन्वे करेगा। तो इन सब चीजों पे बात होगी अलग अलग इंडिविजुअल चैप्टर में, जब मैं ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आपको दूंगा। लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि कोई भी वर्ड अपने फंक्शन के आधार पर किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में जाता है तो थोड़ा स्पीडली करेंगे। मैं पहले 100 के आसपास 100 लेक्चर्स जो है हमारे हो चुके हैं, किरण 16,500 प्लस से भी हमने काफी लेक्चर कर लिए हैं, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको मेरे ख्याल से तो पता लग गए होंगे। अब हम जरा थोड़ा इन चीजों को स्पीडली करेंगे। ये हो गया आपका 17वां सेंटेंस, ठीक है। वर्ग की जगह आर हो जाएगा। 18वें पर चल लेते हैं। The postman traveled by the cycle, often wading through swamps or passed through jungles in order to reach the villages. पोस्टमैन देखिए यहाँ पर नाउन लगा हुआ है और उससे पहले लगा हुआ है आर्टिकल। आर्टिकल सारे के सारे डिटर्मिनरी होते हैं। मैं अपने पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, मुझे नहीं लग रहा ये सही है। क्या करना चाहिए हमें? रेड करना चाहिए। मेरे ख्याल से रेड ज्यादा विजिबल है। पोस्टमैन यहाँ पर नाउन हो गया, द हो गया आर्टिकल, और आर्टिकल सारे के सारे डिटर्मिनरी होते हैं और डिटर्मिनर लगाए जाते हैं नाउन से पहले उनको डिटरमाइन करने के लिए। तो बेसिकली ये जो पोस्टमैन आपके सामने लिखी है एक नाउन फ्रेज लिखी है, और नाउन फ्रेज ही क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसका जो मेन वर्ड है वो नाउन है। डिटर्मिनर आर्टिकल जो द लगाया गया है वो तो नाउन के लिए लगाया गया है, वो मेन वर्ड नहीं है फ्रेज का। तो जो मेन वर्ड होता है फ्रेज का वही पूरी फ्रेज हो जाती है, पूरी फ्रेज उसी वर्ड के मेन वर्ड के फंक्शन में ही आ जाती है। तो यहाँ पर ये जो है नाउन फ्रेज है, और नाउन फ्रेज होने की वजह से इसके तीन ही फंक्शन संभव है। या तो ये सब्जेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट होगी, या कॉम्प्लीमेंट होगी। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आप इसको इंटरप्रेट कर नहीं पाओगे, आप इसको कहोगे सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इसको कहने के लिए इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन होनी चाहिए थी, या फिर लिंकिंग वर्ब होना चाहिए था, फिर वही बात, ठीक है। ट्रेवल जो है यहाँ पर देखिए मेन वर्ब लगी है, और ये जो मेन वर्ब है एक्शन नेचर की वर्ब है। एक्शन नेचर की वर्ब है, उस वजह से ये इंट्रांजिटिव नेचर का एक्शन है। आप खुद ट्रेवल करते हो, आप किसी चीज को ट्रेवल नहीं कराते हो। ट्रेवल का जो बेसिक मीनिंग है, अगर आप उस मीनिंग से चिपके रहे तो ट्रेवल का मतलब है खुद ही ट्रेवल करना। तो ट्रेवल का जो इफेक्ट है वो सब्जेक्ट तक ही सीमित रह जाता है। ट्रेवल पोस्टमैन ने खुद ही नहीं तो क्या किसी चीज को ट्रेवल थोड़ी कराया। तो ऐसे एक्शन जिनका जो इफेक्ट है, या ऐसी वर्ब जिनका इफेक्ट सब्जेक्ट तक ही सीमित रह जाए, मैं उनको इंट्रांजिटिव वर्ब की श्रेणी में रखता हूं। हालांकि ये जो बात है ये शुरुआत में आपको चीजें समझाने के लिए है। बहुत सारी वर्ब्स आपको ऐसी मिलेंगी जिनके मीनिंग से आपको क्लियरली ये बात समझ नहीं आएगी कि इसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर होना है या सब्जेक्ट तक सीमित रह जाना है। ये जो बातें हैं ये बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है। मोस्ट ऑफ द वर्ब्स 95% वर्ब्स देखकर ही आपको समझ में आएगा कि हाँ ये इस वर्ब का मीनिंग ऐसा है कि इस वर्ब में एक ऐसा इफेक्ट है जो ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो रहा है इफेक्ट तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कंसीडर की जानी चाहिए, क्योंकि उस वर्ब को अपना मीनिंग पूरा करने के लिए अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब नाउन प्रोनाउन चाहिए। और अगर उस वर्ब में कोई ऐसा इफेक्ट है या कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है जो ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर होना हो, या उस वर्ब का इफेक्ट केवल सब्जेक्ट तक ही सीमित रह जाना है, तो उस वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि उसके बाद उसको मीनिंग पूरा करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट मतलब नाउन प्रोनाउन तो चाहिए ही नहीं। ये बात बेसिकली ऑलमोस्ट 95% वर्ब्स पे अप्लाई होती है, लेकिन 4-5-10% वर्ब्स आपको ऐसी ही मिल सकती है जिनके मीनिंग से आपको क्लियर ना हो। तो उनके फंक्शंस को देखा करें आप, उनके फंक्शंस को देखा करें, किस कंटेक्स्ट में, किस मीनिंग में, किस तरह से सेंटेंस को यूज हो रही है, किस स्ट्रक्चर में उसको यूज किया जा रहा है, किस तरह का उसके साथ प्रीपोजिशन आ रहा है। ये आदत अपनी बना लीजिए, ठीक है। शुरू कर लेते हैं। द पोस्टमैन ट्रेवल। ट्रेवल जो है इंट्रांजिटिव नेचर का एक्शन हो गया, इसलिए इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। आगे लिखा है बाय प्रीपोजिशन। देखिए बाय प्रीपोजिशन जो लगाया जाता है वो मैनर को रिफर करने के लिए लगाया जाता है। एक्चुअली में बाय प्रीपोजिशन के मेन अगर मैं 2-3 फंक्शन बताना चाहूँ और आपको पता भी होंगे अपने अभी तक के अनुभव से, तो बाय प्रीपोजिशन एक तो डूअर को रिफर करने के लिए लगाया जाता है। डूअर मतलब वो पर्सन जिसने किसी काम को किया। एक्टिव से जब आप पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है उसको बाय प्रीपोजिशन के बाद लिख देते हैं। वो बाय प्रीपोजिशन के बाद जो आपने लिखा है वो डूअर ही तो होता है, जो उसको करने वाला होता है, जो उसको मेन एक्शन को कर रहा होता है। तो डूअर को रिफर करने के लिए बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। टाइम की डेडलाइन बताने के लिए किसी को इस्तेमाल बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई काम अगर 8 बजे तक खत्म हो गया तो आप उसे लिख सकते हैं बाय 8 PM।
तो ये क्या है, टाइम की डेडलाइन बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। बाय का इस्तेमाल हम मैनर बताने के लिए भी कर सकते हैं, या मैं कहूं हाउ समथिंग इज डन, कोई काम किस तरह से किया गया ये दिखाने के लिए भी हम बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ समथिंग इज डन। या यूं कहिए कि इस कंटेक्स्ट में ये मैनर को रिफर करता है, किसी एक्शन, कोई एक्शन हुआ, कोई काम हुआ, तो काम कैसे किया गया, किस तरह से किया गया, इस मैनर को बताने के लिए भी हम बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो बाय प्रीपोजिशन लगाया गया है वो डूअर को बताने के लिए नहीं लगाया गया, डेडलाइन को बताने के लिए नहीं, और भी बाय प्रीपोजिशन के दो चार जो है फंक्शन हो सकते हैं, कंटेक्स्ट के हिसाब से जब वो सेंटेंस में आएंगे तो आपको बताए जाएंगे। देखिए प्रीपोजिशन और आर्टिकल और मोडाल्स, इनके जो फंक्शंस है वो बहुत ही ज्यादा वेरियस हैं, या बहुत ज्यादा यूसेज, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंटेक्स्ट में, अलग अलग मीनिंग को कन्वे करते हुए इनके अलग अलग फंक्शन हो जाते हैं। हमें केवल अपनी जो डिस्कशन है उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक सीमित रखना है, और टाइम भी हमारे पास कम होता है, और बहुत बहुत डिटेल में हमने चीजों को करना है, तो जरा फोकस हमारा मेन चीजों पर रहेगा जो कि सेंटेंस से रिलेवेंट है। बाय प्रीपोजिशन हमने यहाँ पर लगाया है, बाय प्रीपोजिशन हमने यहाँ पर लगाया है मैनर को रिफर करने के लिए कि ये काम कैसे हुआ। ये जो ट्रैवलिंग वाला काम है पोस्टमैन कैसे करता है, बाय द साइकिल। अब देखिए बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके हमने लिखा है द साइकिल, मतलब ये वाला काम हमने कैसे किया, और मैं क्या कह रहा हूं, हम यहाँ पर रिफर कर रहे हैं मैनर को। अगर हम बाय प्रीपोजिशन लगाकर मैनर बताना चाह रहे हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये काम कैसे हुआ। मतलब जाने के बहुत तरीके थे, ट्रेन से भी जा सकता था, बस से भी जा सकता था, एरोप्लेन से भी जा सकता था, बाइक से भी जा सकता था, पर वो गया कैसे, कार से। पोस्टमैन गया कैसे, ट्रेवल कैसे किया उसने, कार से किया। मतलब हम यहाँ पर ये नहीं बताना चाहते कि किसी स्पेसिफिक कार से गया, बस हम ये बताना चाहते हैं कि उसके जाने का मैनर ये था, ढंग ये था। जा वो कैसे भी सकता था, बस से, ट्रेन से या बाइक से, बट वो कार से गया। यहाँ हमारा फोकस किसी स्पेसिफिक कार को बताने पर नहीं है, या हम यहाँ पर ये नहीं बताना चाहते वो किसी स्पेसिफिक व्हीकल से गया, किसी स्पेसिफिक कार से गया। तो जब किसी स्पेसिफिक कार से नहीं गया, या हम यहाँ पर ये नहीं बताना चाहते वो किसी स्पेसिफिक व्हीकल से गया, तो फिर द आर्टिकल की जरूरत ही क्या है। द आर्टिकल यहाँ पर इस सिचुएशन में गलत हो जाता है। अगर बाय प्रीपोजिशन के बाद कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अब आप लिख रहे हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप लिख रहे हैं, देखिए फिर से मेरी बात को समझ लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन, TATION, अगर बाय प्रीपोजिशन लगाकर कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप लिख रहे हैं तो इसका मतलब आप बाय प्रीपोजिशन लगाकर एक मैनर बताना चाह रहे हैं कि वो जो ट्रैवलिंग है या वो आने जाने का जो काम है वो कैसे हुआ। आप केवल यहाँ पर उसके मैनर को बता रहे हैं, ढंग को बता रहे हैं। यहाँ पर आपका फोकस ये बताने पे नहीं है कि वो किसी स्पेसिफिक कार से गया, या उसकी कार से गया, या मेरी कार से गया। तो यहाँ पर द आर्टिकल गलत हो जाता है, डिटरमिनर गलत हो जाता है। और कोई आर्टिकल भी लगा होता, मैं लिख देता बाई माई साइकिल या बाई हिज साइकिल, तो ये डिटरमिनर भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये डिटरमिनर भी तो साइकिल को स्पेसिफिक ही कर देंगे। तो यहाँ हमारा फोकस जो है इसको स्पेसिफिक करने पर नहीं होता। हम यहाँ पर ये नहीं कहना चाहते कि इस स्पेसिफिक व्हीकल से गया है। हमारा काम है, यहाँ पर हमारा फोकस होता है केवल और केवल मैनर बताने की, इसलिए यहाँ पर ये सारे आर्टिकल गलत हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बताना चाहते हैं कि वो किसी स्पेसिफिक व्हीकल से गया, उसकी कार से गया, या हमारी कार से गया, या उसकी साइकिल से गया, या मेरी साइकिल से गया, तब मैं लिख सकता था यहाँ पर द साइकिल लिख सकता था। अगर मैं किसी स्पेसिफिक साइकिल को बताना चाह रहा हूँ, मैं लिख सकता था माई साइकिल से ट्रेवल किया उसने, ठीक है। मैं लिख सकता था हिज साइकिल से ट्रेवल किया। ये सारे के सारे मैं आर्टिकल इससे पहले लिखकर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्पेसिफिक कर रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ। लेकिन जब मैं इन व्हीकल्स को, इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को स्पेसिफिक कर रहा हूं, तब मुझे अपना प्रीपोजिशन चेंज करना पड़ेगा। और प्रीपोजिशन चेंज करूंगा तो मैं उस कंटेक्स्ट के हिसाब से करूंगा। साइकिल के लिए मैं ऑन यूज करूंगा, कार होती तो मैं इन यूज कर लेता, बस होती तो मैं ऑन यूज कर लेता। फिर से मैं एक बात रिपीट कर रहा हूं कि बाय प्रीपोजिशन लगाकर हमारा फोकस होता है मैनर बताने में। अगर हमारा फोकस मैनर बताने के साथ साथ उस कार के, उस व्हीकल के, उस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के स्पेसिफिकेशन पर भी है, उसके आइडेंटिफिकेशन पर भी है, तब हमें बाय प्रीपोजिशन नहीं,
इन या ऑन प्रीपोजिशन यूज करना पड़ेगा। अब इन करेंगे या ऑन करेंगे वो देख लेते हैं। इन किस सिचुएशन में कर सकते हैं, ऑन किस सिचुएशन में कर सकते हैं। देखिए, कार हो, टैक्सी हो, एम्बुलेंस हो, ठीक है, हेलीकॉप्टर हो, छोटे व्हीकल, इनके साथ हम इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। बस हो, ट्रेन हो, शिप हो, ठीक है, जो बड़े व्हीकल है, ट्रक हो, इनके साथ हम ऑन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखना आप जरा। तो यहां पर एक गलती तो मुझे यही नजर आई, एक गलती तो मुझे यहाँ पर यही नजर आई कि यहाँ पर द आर्टिकल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम बाय प्रीपोजिशन आगे सिर्फ और केवल मैनर को बताते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के आइडेंटिफिकेशन पर या उसके स्पेसिफिकनेस पर हमारा कोई फोकस नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। ऑफन लगाया गया है एक एडवर्ब की तरह, एडवर्ब लगाया गया है तो कहीं ना कहीं वर्ब भी होगी। कहाँ है वो वर्ब, ये लिखी। अब देखिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपके सामने लिखी है और मैं चिल्ला चिल्ला कर आपको बता चुका हूं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म पूरी इंग्लिश ग्रामर में 3 सिचुएशन में, 3 कंटेक्स्ट में आती है। पहली तो वो ये कि वो एक मेन वर्ब होती है, लेकिन जब वो मेन वर्ब होती है तो किसी बी की फॉर्म के साथ लिखी होती है। बी की कोई फॉर्म होगी, इज, एम, आर, वाज, वर होगा, उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी होगी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आती है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर है नहीं, इससे पहले कोई बी की फॉर्म नहीं लिखी। और अगर कोई बी की फॉर्म यहाँ पर हम, चलो ठीक है, मान ले कि कल हो सकता है यहाँ पर गलत और बी की फॉर्म लिखी जानी हो, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। सब्जेक्ट तो यहाँ पर लिखा है और उसने अपनी मेन वर्ब ले ली, तो यहाँ पर कोई ये जो इसको वेडिंग को मेन वर्ब मानना, इस वर्ब के आईएनजी फॉर्म को मेन वर्ब मानना गलत हो गया। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिरेंड के फंक्शन में आ जाती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिरेंड हो जाती है, और जिरेंड होते हैं बेसिकली नाउन, और नाउन अगर है तो हमें ये जो है जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में से कोई एक है। आप जब वेडिंग के फंक्शन को देखोगे तो आप ये जस्टिफाई ही नहीं कर पाओगे कि ये जो वेडिंग है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। भाई सब्जेक्ट बनेगा तो किसके लिए बनेगा, आगे कोई वर्ब नहीं लिखी। ऑब्जेक्ट होने के लिए इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन होनी चाहिए थी, वो भी नहीं लिखा। कॉम्प्लीमेंट होने के लिए इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब होनी चाहिए थी, लिंकिंग वर्ब भी नहीं लिखी। तो इट मींस ये नाउन तो है नहीं, इसका मतलब जेरेंट भी नहीं है। अब तीसरा बचा प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक्चुअली में जो वेडिंग लिखा हुआ है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब किसी नाउन प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करने लगे, मॉडिफायर का काम करने लगे, तो उसको कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये जो वेडिंग है इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कंसीडर करोगे तो किसके लिए करोगे। एक्चुअली में वेडिंग का मीनिंग पता है क्या आपको, मैंने इतनी बात कर दी वेडिंग पे और वेडिंग का मीनिंग नहीं बताया। मीनिंग बता दूंगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि वेडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव किसके लिए आया है। ठीक है, देखिए, वेड का मतलब होता है टू वॉक थ्रू वाटर, और आगे एक वर्ड और लिखा हुआ है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सॉरी, आगे एक वर्ड और लिखा है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, वेडिंग लिखा हुआ है, अभी अभी इसके बारे में बात करेंगे। थ्रो यहाँ पर एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है, इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट। थ्रो का अगर मैं मीनिंग बताना चाहूँ प्रीपोजिशन के रूप में, तो इसका एक मीनिंग जो कि इस कंटेक्स्ट में रिलेवेंट है वो हो जाता है फ्रॉम वन साइड टू द अदर। जैसे कि ये मान लीजिए कोई फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट है और आपने यहां से चलना शुरू किया, आप यहां से चलते हुए आप यहां आ गए, तो आप थ्रू द फॉरेस्ट मूव कर गए। ठीक है, फॉरेस्ट है और आपने फॉरेस्ट के इस कोने से शुरू करके फॉरेस्ट के बीच में निकलते हुए आप जो है दूसरी साइड को निकल गए, तो आप थ्रू द फॉरेस्ट मूव कर गए। तो फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए थ्रो को प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। स्वैम्स का मतलब क्या है, स्वैम्स का मतलब समझाने से पहले आपको एक इमेज दिखा देता हूं, शायद इमेज देख के ही आपको समझ में आ जाए। ये होते हैं स्वैम्स। स्वैम्स वो फॉरेस्टेड वेटलैंड होते हैं, इनको कहा जा सकता है फॉरेस्टेड वेटलैंड्स। स्वैम्स होते हैं फॉरेस्टेड वेटलैंड्स,
मतलब वेटलैंड्स। दिख रहा है क्या आपको? ये विजिबल तो होगा मेरे ख्याल से। फॉरेस्टेड वेटलैंड्स, इनको वेटलैंड्स बोला जाता है। वेट का मतलब गीला और लैंड का मतलब जमीन, मतलब होती तो जमीन ही है, ज्यादा पानी नहीं होता है इसमें। 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट भी हो सकता है, कई बार 3-4 फीट भी आ जाता है अगर आसपास पानी का लेवल बढ़ जाए तो। लेकिन ये फॉरेस्टेड होते हैं या ये जंगली इलाका होता है और इनको बोला जाता है स्वैम्प्स, यानी कि फॉरेस्टेड वेटलैंड्स। ऐसे लैंड्स जो कि गीले हों, जो कि पानी से भरे हुए हों और फॉरेस्टेड भी, इनको स्वैम्प्स बोला जाता है। अभी स्वैम्प्स में कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या कोई बोट या कोई और दूसरा छोटी मोटी नाव वगैरह यहाँ पर काम नहीं करती है, क्योंकि आसपास घने जंगल है। नाव चलेगी भी तो कहाँ को चलेगी, कोई प्रॉपर रास्ता नहीं होता, कोई प्रॉपर रूट नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है वॉक किया जाता है। यहाँ पर इसमें अगर किसी को जाना है कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ डिस्कवर करने के लिए, ज्योग्राफिकल साइंटिस्ट यहाँ जाते रहते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वॉक कर सकते हैं आप। एक इमेज और मैंने लगा रखी है जहां पर ये ज्योग्राफिकल साइंटिस्ट है, एक्सप्लोरर है, दोनों वॉक करते हुए जा रहे हैं और बीच में खड़े होकर किसी चीज पर डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर इस तरह के शूज पहनकर आप वॉक कर सकते हैं। ये होते हैं फॉरेस्टेड वेटलैंड्स, मतलब स्वैम्प्स। वापस आते हैं हमारे डिस्कशन पर। ठीक है, तो वेट का मतलब है टू वॉक थ्रो स्वैम्प्स, ये टू वॉक थ्रो वाटर। वेट का मतलब होता है टू वॉक थ्रू वाटर। यहाँ पर पानी है, कोई तालाब भी हो सकता है, कोई स्वैम्प भी हो सकता है, ठीक है। या फिर आपके गांव में फ्लड आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप दौड़कर तो नहीं जाएंगे, वॉक करके ही जाएंगे, तो उस वॉकिंग को कहा जाता है वेट। तो यहाँ पर वापस आ जाइए जरा सेंटेंस पर, क्या लिखा हुआ है, वेडिंग थ्रू स्वैम्प्स। तो वेडिंग का मतलब वॉकिंग थ्रू वाटर, और वो वाटर बॉडी क्या है आपकी, स्वैम्प्स है। तो वेड करने की बात की जा रही है। और मैं किसको क्या कह रहा था कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका मतलब, प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका मतलब एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव किसके लिए आया है, ये साइकिल के लिए, ये आया पोस्टमैन के लिए। पोस्टमैन ही तो वॉकिंग करेगा भाई, ट्रेवल कर लेता है साइकिल से, लेकिन जैसे ही वो देखता है स्वैम्प्स आ गई, कोई वाटर बॉडी आ गई, तो उसको वेट करना पड़ता है। और वेटिंग को हमने मेन वर्ब ना बनाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया। तो ये जो एडजेक्टिव है ये आया है इस नाउन के लिए, पोस्टमैन के लिए। फिर उसके बाद और लगाया गया कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है। और ये जो कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन होता है, ये सेम रैंक की, सेम लेवल की स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए आते हैं। तो अगर हम यहाँ पर और लगाकर जोड़ रहे हैं तो हम किसको जोड़ रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं इस वर्ब को या इस नॉन फाइनाइट वर्ब को इस नॉन फाइनाइट वर्ब से, वेडिंग से। अब कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ता है, वहां लिखा हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ पास्ट पार्टिसिपल की कोई काम नहीं है, यहाँ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर मेन गलती यही है। इस वाली गलती को सेंटेंस में इग्नोर किया जा सकता है। हालांकि ये भी एक एरर है और इस एरर से, इस कॉन्सेप्ट से भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन कई बार एग्जामिनर आपके इंग्लिश के कॉन्सेप्ट चेक करने के साथ साथ आपके जनरल एप्टीट्यूड को या आपकी जो रीजनिंग स्किल्स है उनको भी चेक कर सकता है कि आप किस गलती को इग्नोर करेंगे और किस बड़ी गलती को जो है आप कंसीडर करेंगे। तो अगर कोई छोटी मोटी गलती दिखे और कोई बड़ी गलती दिख रही हो तो आप बड़ी वाली गलती पर जो है मार्क करेंगे। यहाँ पर और कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन लगाया गया था दो प्रेजेंट पार्टिसिपल को जोड़ने के लिए, लेकिन दो प्रेजेंट पार्टिसिपल में से एक जो बाद वाले को है पास्ट पार्टिसिपल लिखकर गलती दे दी गई। यहाँ पर हो जाएगा पासिंग थ्रो जंगल्स। ठीक है, मीनिंगफुल है। जैसे स्वैम्स आते हैं वो वेड करने लगता है, वॉकिंग थ्रो वाटर, और जैसे जंगल्स आते हैं तो उनको पास करने लगता है। थ्रो यहाँ पर जंगल्स के लिए आई है, थ्रो प्रीपोजिशन हो गई, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया जंगल्स। और ये दोनों ही प्रेजेंट पार्टिसिपल, वेडिंग भी और पासिंग भी किसके लिए आए हैं, द पोस्टमैन के लिए। पूरी की पूरी ये जो पूरी की पूरी जो लिखी हुई है इसको मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल या एडजेक्टिव फ्रेज कंसीडर करूंगा। मैं इसको क्या कहूंगा, एडजेक्टिव फ्रेज है। और एडजेक्टिव भी कैसे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। किसके लिए आए हैं, द पोस्टमैन के लिए आए हैं। उसके बाद यहां पर लिखा है इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू रीच द विलेज। देखिए इन ऑर्डर टू, ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन होती है ये इन ऑर्डर
और ये टू रीच 2 प्लस V1 होता है, यानी कि ये लगा हुआ है इन्फिनिटिव, या इन ऑर्डर टू प्लस V1, यानी कि टू डू समथिंग। इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। ये हो गई प्रीपोजिशनल फ्रेज, और 2 प्लस V1 लग गया इन्फिनिटिव इस ऑर्डर के लिए। इन ऑर्डर टू मतलब ये करने के लिए, फॉर द पर्पस, पर्पस को रिफर करने के लिए। अब ये जो इन्फिनिटिव यहाँ पर लगा हुआ था टू रीच, इसमें जो रीच वर्ड था ये भी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब लगा रहे हैं तो वर्ब के एट्रीब्यूट को देखना पड़ेगा। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब ये सब करने का उसका पर्पस क्या था, इन ऑर्डर टू। ये पूरी स्ट्रक्चर पर्पस को रिफर करने के लिए, आप कोई चीज करते हैं तो उसका पर्पस क्या है, उस पर्पस को रिफर करने के लिए ही लगाई जाती है। इन ऑर्डर टू V1, यानी कि इन ऑर्डर टू डू समथिंग। ये हो गया आपका 18वां सेंटेंस। आगे चल लेते हैं। ये 19वां सेंटेंस आपके सामने लिखा है, नो मैटर व्हाट अशोका डिड इन हिज अर्लियर ईयर्स, in the ending he proved to be uncommonly virtuous and wise। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है नो मैटर। मैं पेन का कलर फिर से चेंज कर लेता हूं। नो मैटर आपके सामने लिखा हुआ है। अब नो मैटर के बारे में मैंने कल भी जो है एक सेंटेंस हमारे सामने आया था, मैंने बताया था। अगर आप मेरी वीडियोस को सीक्वेंस से देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स नए हो सकते हैं, मैं उनको बता दूं कि नो मैटर एक इडियोमैटिक नेचर का एक्सप्रेशन है, लेकिन ये एडवर्ब फ्रेज है, और एडवर्ब फ्रेज है तो एडवर्ब के फंक्शन में रहेगी। एडवर्ब के फंक्शन आपको पता है। और ये जो नो मैटर है ये इसी तरह से किसी कंजंक्शन व्हाट, हाउ या वेयर इत्यादि के साथ लिखी हुई आती है। व्हाट हो सकता था, हाउ हो सकता था, वेयर हो सकता था। व्हाट लिखा है तो निश्चित तौर पर व्हाट एक प्रोनाउन होगा, भाई कंजंक्शन तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक प्रोनाउन भी होगा। प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी होगा। ऑब्जेक्ट हो रहा है किसका, डिड का। डिड ट्रांजिटिव वर्ब लिखिए, उसका ऑब्जेक्ट हो रहा है व्हाट। इतनी बात तो सही है। नो मैटर पर वापस आते हैं। देखिए नो मैटर एडवर्ब फ्रेजेस लगाई जाती है ये बताने के लिए कि नो मैटर वाली क्लोज में चाहे कुछ भी हो जाए, इस क्लोज का असर मेन क्लोज पर नहीं पड़ना। समझ रहे बात को। नो मैटर लगाकर हम जिस क्लोज को लिखते हैं, या यूं कहिए कि नो मैटर हम जिस क्लोज से पहले लगाते हैं उस क्लोज का असर मेन क्लोज वाली इंफॉर्मेशन पे कुछ नहीं पड़ना। यानी कि नो मैटर वाली क्लोज में कुछ भी हो जाए या कुछ भी कहा जाए, उसका मेन क्लोज वाली इंफॉर्मेशन पर या मेन क्लोज वाली एक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ता। ये रिफर करने के लिए हम नो मैटर को लगाते हैं। नो मैटर को अगर आप डिक्शनरी पर डालकर देखोगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा रिगार्डलेस। रिगार्डलेस ऑफ, रिगार्ड का मतलब है टू कंसीडर, ठीक है, किसी चीज को कंसीडर करना। रिगार्डलेस ऑफ को अगर मैं और फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो रिगार्डलेस, लेस का मतलब विदाउट से, रिगार्डलेस का मतलब विदाउट कंसीडरिंग डेट। इस तरह के मीनिंग में होती है आपकी नो मैटर। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट यही मीनिंग होता है, इस तरह का सिमिलर मीनिंग कन्वे करती है आपकी नो मैटर। नो मैटर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नो मैटर हम उन क्लोजेस से पहले लगाते हैं जिन क्लोजेस का मेन क्लोज पर या मेन क्लोज की एक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ता। अब देखिए सेंटेंस को जैसे इंटरप्रेट करेंगे तो आप और बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। और ये लिखा हुआ इसी तरह से आता है। मैं इसकी स्ट्रक्चर बता दूं आपको। नो मैटर व्हाट, ये तो एडवर्ब लग गया, एक तरीके से एडवर्ब फ्रेज लग गया। ये व्हाट जो होगा प्रोनाउन हो सकता है या डिटरमिनर हो सकता है, इसी दोनों फंक्शन में रहेगा। अब व्हाट लगाकर जो भी क्लोज जोड़ी जाएगी इसका मतलब ये कंजंक्शन भी है, व्हाट से कोई क्लोज जोड़ी जाएगी। कंजंक्शन होने के साथ साथ प्रोनाउन भी है, डिटरमिनर भी है, तो प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी हो रहा होगा इस क्लोज में से किसी का। डिटरमिनर है तो इसके बाद कोई नाउन भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। स्ट्रक्चर समझा रहा हूं कि ये किस तरह से मिलेगा। नो मैटर हाउ लिखा हुआ मिलेगा आपको,
नो मैटर फिर से ये बताने के लिए लग गया कि ये जो भी इंफॉर्मेशन लिखी जा रही है इस इंफॉर्मेशन का आपकी कोई मेन क्लोज है, मेन क्लोज वाला एक्शन है, उस पर कोई असर नहीं पड़ना। मतलब यहाँ पर कुछ भी हो जाए लेकिन मेन क्लोज वाला एक्शन हर हाल में ट्रू है, वैलिड है, वो ऐसे ही होना है। अब चूंकि हाउ लगा रहे हैं आप तो हाउ कंजंक्शन तो है ही क्योंकि ये क्लोज लिख रहे हैं, लेकिन हाउ बेसिकली एडवर्ब के फंक्शन में होता है, तो यहाँ पर एडवर्ब का रोल ही प्ले कर रहा होगा, यानी कि किसी ने किसी का मैनर ही बता रहा होगा वो सेंटेंस में। नो मैटर अगर लिख दिया आपने और वेयर लगा दिया उसके साथ तो नो मैटर का फंक्शन आपको मैं बता चुका हूं। वेयर चूंकि यहाँ पर एक कंजंक्शन भी हो रहा है और वो एडवर्ब प्लेस भी है, इसका मतलब इस क्लोज से जो भी लिखा यहाँ पर वेयर लगाकर जो भी क्लोज लिखी जा रही होगी वो एक तरह का एडवर्ब प्लेस हो रही होगी। हाउ देखिए यहाँ पर एडवर्ब मैनर होने के साथ साथ एडवर्ब डिग्री भी हो जाता है। अगर लिख दिया जाए हाउ मैनी टाइम्स तो हाउ यहाँ पर मैनी को बताने के लिए आया तो मैनी का मैनर तो बता नहीं रहा है, डिग्री बता रहा है। ठीक है कि कितनी मैनी को मतलब उसके उसकी अमाउंट को या उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, उसकी डिग्री को इंप्रूव करने के लिए। तो इस तरह के स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। वापस आते हैं हमारे सेंटेंस में। नो मैटर व्हाट अशोका डिड इन हिज अर्लियर ईयर्स। ठीक है, व्हाट कंजंक्शन लग गया, उसके बाद जो एक क्लोज स्टार्ट हो गई, असर्टिव नेचर की क्लोज लिखी है, अशोका जो है नाउन है, सब्जेक्ट ही कंसीडर किया जाएगा। डिड यहाँ पर मेन वर्ब हो रही है और मेन वर्ब डू की सेकंड फॉर्म हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया गया है वर्ब के टेंस को और स्टेट को। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट वो लगा है शुरू में और वही ऑब्जेक्ट कंजंक्शन बन रहा है एक तरीके से। इन यहाँ पर प्रीपोजिशन लगा है और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा है इसका इन हिज अर्लियर ईयर्स। प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एक नाउन फ्रेज है, ईयर्स हो गया नाउन और अर्लियर हो गया उसके लिए एडजेक्टिव और हिज लग गया डिटरमिनर। ठीक है, इन हिज अर्लियर ईयर्स यानी कि ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। अब देखो एक सवाल मेरे दिमाग में यहाँ पर आया, पता नहीं आपके दिमाग में आएगा या नहीं आएगा, फिर भी मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। ये जो अर्लियर लिखा है यहाँ पर, इसको हमने अर्ली क्यों नहीं लिखा? देखिए अर्ली होता है एडजेक्टिव, अर्लियर जो होती है कंपैरेटिव फॉर्म होती है, अर्लीस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री, अर्लियर होती है कंपैरेटिव डिग्री और अर्ली होती है पॉजिटिव डिग्री। तो हमने यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री क्यों लिखी, अर्लियर क्यों लिखा? क्या किसी तरह का कोई कंपैरिजन हो रहा है सेंटेंस में? क्या कहीं पर कोई देन कहीं पर कोई देन लिखा है? क्या कोई प्रीपोजिशन देन प्रीपोजिशन या कंजंक्शन होता है क्या सेंटेंस में? कहीं पर कोई देन लिखा है क्या? क्या कोई कंपैरिजन है तो कहाँ है? नहीं है तो हमने अर्लियर क्यों लिखा, कंपैरेटिव डिग्री क्यों इस्तेमाल की, हमने अर्लियर्स क्यों नहीं लिखा? और कई सेंटेंस में आपको अर्लियर्स लिखा हुआ मिलेगा, आपके सामने ऐसे सैकड़ों सेंटेंस आएंगे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखेंगे कि आपके सामने भी सैकड़ों सेंटेंसेस आएंगे जहां पर अर्ली को लिखा जाएगा एडजेक्टिव बनाकर किसी नाउन से पहले, अर्ली ईयर्स, अर्ली पीरियड, अर्ली टाइम, अर्ली डेवलपमेंट, अर्ली चाइल्ड, अर्ली बर्ड्स। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस को समझने के लिए जरा दो तीन सेंटेंस मेरे ये वाले समझ लो, कॉन्सेप्ट जो है हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ। देखिए जो वर्ड है ना अर्ली, ये वर्ड एडजेक्टिव भी हो जाता है और एडवर्ब भी हो जाता है और इसी की कंपैरेटिव फॉर्म होती है अर्लियर, और अर्लियर भी एडजेक्टिव भी हो जाता है और एडवर्ब भी हो जाता है और इसी की फॉर्म हो जाती है अर्लिएस्ट। अर्लिएस्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री है। अर्लियर का जो पहला मीनिंग मैं आपको बताने वाला हूं वो है बिफोर द शेड्यूल्ड, यूजुअल और एक्सपेक्टेड टाइम। कोई एक्सपेक्टेड टाइम था आपका, कुछ भी हो सकता है, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, उससे बिफोर कुछ हो गया, या कोई यूजुअल टाइम है आपके आने का या जाने का या कुछ करने का, कोई यूजुअल टाइम है, कोई शेड्यूल टाइम है, आपने कोई मीटिंग या कोई भी चीज शेड्यूल कर दी, कोई क्लास आपने शेड्यूल कर दी, उस शेड्यूल टाइम से, उस एक्सपेक्टेड टाइम से, उस यूजुअल टाइम से अगर बिफोर हो गया, कुछ भी पहले हो गया, तो आप उसको अर्लियर कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी अराइव्ड अर्लियर फॉर द मीटिंग। अब मीटिंग जब भी थी, मीटिंग का शेड्यूल टाइम कंसीडर कर लो कि 8 बजे था।
8 बजे मीटिंग का शेड्यूल टाइम था, या एक्सपेक्टेड टाइम था मीटिंग शुरू होने का 8 बजे। और इस एक्सपेक्टेड टाइम से, शेड्यूल टाइम से बिफोर की बात कर रहे हैं, अर्लियर मतलब अर्लियर, सॉरी अर्लियर लिख रहा हूं, अर्ली, अर्ली, अभी तो अर्ली के बारे में बात कर रहे हैं ना। सी अराइव्ड अर्ली फॉर द मीटिंग। अब मीटिंग का एक शेड्यूल टाइम था, एक एक्सपेक्टेड टाइम था 8 बजे का, कंसीडर कर लिया। तो अर्ली जिस टाइम को रिफर कर रहा है वो टाइम है इस 8 बजे से पहले का। कंसीडर कर लो कि जो सी है वो 7:50 पे आ गई तो भी हम अर्ली कह सकते हैं, 7:40 पे आ गई तो भी अर्ली कह सकते हैं, 7 बजे आ गई तो भी अर्ली कह सकते हैं। तो अर्ली किसी ऐसे टाइम को रिफर कर रहा है जो कि इस मीटिंग के शेड्यूल टाइम से या एक्सपेक्टेड टाइम से, यूजुअल टाइम से पहले का टाइम। हालांकि वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, वो ये नहीं बता रहा कि 7 बजे था, 7:50 पे था, 7:40 पे था, बस वो इतना रिफर कर रहा है कि इस टाइम से पहले का टाइम था, बिफोर द शेड्यूल्ड यूजुअल और एक्सपेक्टेड टाइम। और यहाँ पर ये जो अर्ली है एडवर्ब के फंक्शन में है। भाई सी आपका सब्जेक्ट हो गया, अराइव्ड होगी मेन वर्ब, और अर्ली जो एडवर्ब है वो उसके टाइम को रिफर करने के लिए आ गया, तो यहाँ पर ये एडवर्ब टाइम की तरह इस्तेमाल हो रहा है। अगला सेंटेंस देख लो। अगर मैं अर्ली को एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करना चाहूं तो एक मीनिंग तो इसका यही हो जाएगा, बिफोर द यूजुअल या एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, यहां पर बिफोर का जो मैंने एग्जांपल बताया वो एडवर्ब बताया, एडजेक्टिव के फंक्शन में भी मीनिंग लगभग यही सिमिलर है। जैसे कि मैं लिख सकता हूं एग्जांपल के तौर पर यहां पर, सी सेलिब्रेटेड हर अर्ली अपॉइंटमेंट, हर अर्ली अपॉइंटमेंट। सेलिब्रेटेड ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब हो गई, उसके बाद लिखा है हर अर्ली अपॉइंटमेंट, पूरा का पूरा उसका ऑब्जेक्ट, मतलब एक नाउन फ्रेज, ये हो गया नाउन और ये हो गया एडजेक्टिव, और ये लग गया यहाँ पर, और हर लग गया डिटरमिनर, एडजेक्टिव आ गया इसके लिए। अब अर्ली अपॉइंटमेंट अगर मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, बिफोर द शेड्यूल टाइम, मतलब उसकी को जॉब लगनी थी, उसने इंटरव्यू दिया था, उसकी जॉब लगनी थी 25 तारीख को, लेकिन उसका अपॉइंटमेंट हो गया 20 तारीख को, यानी कि 5 दिन पहले। तो शेड्यूल या एक्सपेक्टेड टाइम से पहले जो अपॉइंटमेंट हो गया उसको कहा जा रहा है अर्ली अपॉइंटमेंट, और इसी अर्ली अपॉइंटमेंट को उसने सेलिब्रेट किया। तो यहाँ पर अर्ली क्या है, एडजेक्टिव के फंक्शन में, मीनिंग यही है। लेकिन अगर एक सेंटेंस में आपके सामने ये लिखूं, द प्रोजेक्ट इज इन इट्स अर्ली स्टेजेस, स्टेजेस क्या है यहाँ पर, लेवल को बताया जा रहा है। ठीक है, नाउन हो गया और अर्ली यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर किसी शेड्यूल टाइम से पहले की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर जो अर्ली है वो बिगिनिंग ऑफ द समथिंग बता रहा है। बिगिनिंग, BEGI, BEGINNING, यही होता है शायद, बिगिनिंग ऑफ समथिंग, बिगिनिंग ऑफ समथिंग या इनिशियल फेज ऑफ समथिंग, इनिशियल फेज ऑफ समथिंग, या बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड, बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड। उस पीरियड, उस प्रोजेक्ट का एक पीरियड है, 1 साल 2 साल चलना है, उसकी जो शुरुआती स्टेजेस है उसमें वो है। एक सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा इस तरह से, सी मिस्ड, अगले उस पर लिख देता हूं, सी मिस्ड हर अर्ली ईयर्स इन दिस सिटी। मतलब जब वो इस सिटी में आई थी उस पॉइंट से लेकर अभी तक का जितना भी टाइम पीरियड है, जब ये बात बोली जा रही है उस प्रेजेंट के मोमेंट तक, उसके बिगिनिंग टाइम को मिस करती है वो। यही तो हो गया अर्ली ईयर्स का मतलब। तो यहाँ पर अर्ली का मतलब है बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड, बिगिनिंग ऑफ अ टाइम पीरियड, ऑफ अ टाइम पीरियड। यहाँ पर ये किसी शेड्यूल टाइम से पहले को रिफर नहीं कर रहा। तो ये दो मीनिंग, इसके दो मीनिंग जो है मुख्यतः इसके वेरी कर सकते हैं। ये तो हो गई अर्ली के बारे में बात। एडजेक्टिव होगा तो ऐसे होगा, इन दो मीनिंग में, एडवर्ब होगा तो किस मीनिंग में होगा। अर्लियर के बारे में अगर बात करें तो अर्लियर के
स्ट्रक्चर से आपको पता चल रहा है, एक कंपैरेटिव नेचर का वर्ड है, कंपैरेटिव नेचर का वर्ड है, कंपैरेटिव नेचर का वर्ड है तो कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता होगा। और किसके कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है? ये कंपेयर करता है टाइम में दो स्पेसिफिक पॉइंट्स को। अर्लियर जो वर्ड है, चाहे वो एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, ये कंपैरेटिव नेचर का वर्ड है और ये कंपेयर करता है दो स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम को। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि कोई मीटिंग है जो आपने शेड्यूल कर दी है, कंसीडर करते हैं, ठीक है, कोई मीटिंग है आपने शेड्यूल कर दी है 8 बजे 8 PM पर। अब आपके दो एम्प्लॉय हैं, एक है जॉन, एक है जानवी। आपने इनको मीटिंग का टाइम बता दिया। अब ये जो जॉन है ये आ गया 7:30 बजे, मीटिंग थी 8 बजे लेकिन ये 7:30 बजे आके बैठ गया। तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं जॉन अराइव्ड अर्ली फॉर द मीटिंग। अब जॉन के आने के टाइम को या जॉन का जो अराइवल है उस इवेंट के टाइम को आप किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? इस एक्सपेक्टेड टाइम से, यानी कि बिफोर ध् एक्सपेक्टेड टाइम। तो अर्ली के केसेस में आप रिफर करते हैं उस एक्सपेक्टेड या उस यूजुअल टाइम से पहले को। लेकिन जब आपने ध्यान से देखा तो जानवी 7 बजे से आके बैठी हुई थी, तो आप लिख सकते हैं इस सिचुएशन में जानवी arrived earlier than John। जॉन के आने का जो टाइम था, जॉन के अराइवल का जो टाइम था वो था 7:30 बजे का, लेकिन जानवी 7 बजे आ गई थी। तो अब जानवी के अराइवल के टाइम को या जानवी का जो अराइवल है उस इवेंट को या उस इवेंट के टाइम को कंपेयर किया जा रहा है जॉन के अराइवल के स्पेसिफिक टाइम से। तो अगर कंपैरिजन किया जा रहा है उस कंपैरिजन के लिए हमने देन लगाया है और हमने क्या लिखना है? फिर हमने अर्ली की कंपैरेटिव फॉर्म लिखनी है। अर्लियर का मतलब है बिफोर द स्पेसिफिक पॉइंट। या अर्ली जो वर्ड है, अर्लियर जो वर्ड है, ये अर्ली का कंपैरेटिव वर्जन है और ये कंपेयर करता है दो स्पेसिफिक पॉइंट को कि ये जो स्पेसिफिक पॉइंट था ये टाइम के रेस्पेक्ट में इस दूसरे स्पेसिफिक पॉइंट से पहले था। जैसे कि यहाँ पर जॉन के अराइवल के टाइम, जानवी के अराइवल के टाइम को कंपेयर किया जा रहा है जॉन के अराइवल के टाइम से। हालांकि यहाँ पर तो कंपैरिजन ये क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन सेंटेंस में ये कंपैरिजन कई बार मेंशन नहीं भी होता है। जब आपने ये देखा कि जॉन 7:30 बजे आया और जानवी आई 7 बजे, तो आपके दिमाग में आया जॉन को सजेस्ट करने का, तो आपने सजेस्ट किया जॉन को यू शुड arrive earlier to coordinate with जानवी। अब देखिए कहीं पर भी आपने देन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन कंपैरिजन का इंटेंशन आपका यहां भी है। और वो कैसे है? आप यहां पर जॉन को सजेस्ट कर रहे हैं अर्लियर आने के लिए। तो जब आप अर्लियर लगाकर जिस टाइम को रिफर कर रहे हैं उस टाइम का, उस पॉइंट ऑफ टाइम का अर्लियर लगाकर जिस टाइम को आप सजेस्ट कर रहे हैं, सजेशन में जिस टाइम को आप रिफर कर रहे हैं, उस टाइम का इंटेंडेड कंपैरिजन किससे है? जॉन के आने के पिछले वाले टाइम से। जॉन आया था 7:30 बजे, जानवी आ गई थी 7 बजे, ये हो गया जॉन, ये हो गया जानवी। अब आप चाहते हैं कि दोनों एक ही टाइम पे आए, जॉन थोड़ा और पहले आ जाए तो दोनों बेटर तरीके से कोऑर्डिनेट कर लेंगे, अपना काम निपटा देंगे मीटिंग से पहले। तो आपने जॉन को सजेस्ट किया अर्लियर आने के लिए। तो जॉन का जिस सजेशन में जिस टाइम को रिफर कर रहे हैं आप, उस टाइम का कंपैरिजन जॉन के पिछले दिन के अराइवल के टाइम से 7:30 बजे से। तो यहाँ पर भी इंटेंशन आपका कंपैरिजन का ही है, लेकिन वो कंपैरिजन कई बार सेंटेंस में मेंशन नहीं होता है। लेकिन जब भी आप इस तरह का सेंटेंस बोल रहे हैं जिसमें आपने कंपैरिजन को मेंशन नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में लिसनर को, सुनने वाले को ये पता होना चाहिए कि किसी स्पेसिफिक टाइम से कंपैरिजन किया जा रहा है। और वो स्पेसिफिक टाइम कौन सा है? जैसे यहाँ पर जॉन को सजेस्ट किया जा रहा है, तो जॉन को ये बात पता है कि मेरे पिछले दिन के
अराइवल के टाइम से कंपैरिजन किया जा रहा है, उस स्पेसिफिक टाइम से कंपैरिजन किया जा रहा है। अगर लिसनर को, सुनने वाले को, जिसको ये सेंटेंस आप बोल रहे हैं, आप स्पीकर हैं जिसको आप ये सेंटेंस बोल रहे हैं, अगर उसको उस टाइम का नहीं पता जिस टाइम से आप कंपैरिजन कर रहे हैं, जिस स्पेसिफिक पॉइंट से आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आपको वो टाइम मेंशन करना चाहिए, नहीं तो फिर एक इनकम्प्लीट सेंस को आप कन्वे कर देंगे। तो अर्लियर को इस सिचुएशन में, इस कंटेक्स्ट में एक एडवर्ब की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर भी आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं, चाहे वो आप उस कंपैरिजन को देन लिखकर मेंशन करें या आप उस कंपैरिजन को देन लिखकर मेंशन ना करें। ये हो गया अर्लियर का एडवर्ब का फंक्शन। अर्लियर को मैं एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करता हूं, जैसे मैंने लिखा सी मेड an earlier appointment to meet the doctor। अब देखो मेड यहां पर ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट होगी ये नाउन फ्रेज, ये नाउन हो गया। अर्लियर को मैंने यहाँ पर एडजेक्टिव बनाकर लिख दिया, अपॉइंटमेंट का एन हो गया आर्टिकल, क्योंकि वोवेल साउंड वाला था, उसके बाद वर्ड। अब देखो अगर हम अर्लियर अपॉइंटमेंट लिख रहे हैं तो अर्लियर का जो बेसिक मीनिंग है वो कंपैरिजन का सेंस देता है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर भी किसी कंपैरिजन का, ये हमारा इंटेंडेड मीनिंग यहाँ पर भी कंपैरिजन करने का है। अगर हम अर्लियर अपॉइंटमेंट लिख रहे हैं तो हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस अपॉइंटमेंट को हम रिफर कर रहे हैं, जिस अपॉइंटमेंट की हम बात कर रहे हैं, वो अपॉइंटमेंट किसी दूसरे अपॉइंटमेंट से पहले का होगा, यानी कि कोई एक अनदर अपॉइंटमेंट होगा, कोई अनदर अपॉइंटमेंट होगा जो कि 7:30 बजे का होगा, और हम सी का जो अपॉइंटमेंट होगा, हर अपॉइंटमेंट जो होगा वो 7:30 बजे से पहले का होगा, 7 बजे का हो सकता है, 7:15 का हो सकता है। तो यहाँ पर भी हमारा मीनिंग उस कंपैरिजन के सेंस में ही होता है, उस कंपैरिजन को कन्वे करने का ही होता है। हालांकि उस अनदर इंपॉर्टेंट के बारे में यहाँ पर हमने कुछ मेंशन नहीं किया। तो इस तरह से हम अर्लियर को एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। अब आपके सेंटेंस में लिखा है अर्लियर ईयर्स, और सवाल मेरा ये था कि अर्ली ईयर्स में और अर्लियर ईयर्स में क्या डिफरेंस हो जाएगा, अर्ली ईयर्स में और अर्लियर ईयर्स में क्या डिफरेंस हो जाएगा। देखिए अर्ली ईयर्स दिखाता है बिगिनिंग ईयर्स ऑफ द लाइफ, या बिगिनिंग टाइम या बिगिनिंग पीरियड ऑफ द लाइफ, ठीक है। मान लो किसी की 40 साल की एज है, आप उसके अर्ली ईयर्स को रिफर कर रहे हैं, तो उसके अर्ली ईयर्स 5-10 साल हो गए शुरू, ठीक है। किसी की 80 साल उम्र है, आप उसके अर्ली ईयर्स को रिफर कर रहे हैं, तो पहले से लेके 15 तक, 20 तक, मतलब कंटेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। लेकिन अर्ली ईयर्स जो है बिगिनिंग पीरियड ऑफ लाइफ को रिफर करता है। लाइफ भी हो सकता है, कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है, बिगिनिंग टाइम या स्टार्टिंग टाइम ऑफ एनी पीरियड लिख देता हूं और थोड़ा जनरल कर देता हूं डेफिनेशन। लेकिन आप अर्लियर ईयर्स लिख रहे हैं तो इसका मतलब आप जिस टाइम को रिफर कर रहे हैं, जिस पीरियड को आप रिफर कर रहे हैं, वो किसी दूसरे पीरियड से पहले का है, ठीक है। अर्ली ईयर्स का मतलब है द ईयर्स बिफोर द लेटर ईयर्स। अर्ली ईयर्स refers to a period before the later years, refers to a period before later years। जो बाद वाले साल हैं उसके उन सालों से कंपैरिजन किया जा रहा है, और सेंटेंस में इस मीनिंग को कन्वे भी किया गया है। सेंटेंस में आपको देखेंगे तो बाद में इन द एंडिंग लिखकर ये बताया गया है कि उसके बाद वाले फेज को यहाँ पर इस क्लोज में दिया गया है। तो इस वाले क्लोज में बाद वाले फेज को दिया गया है, बाद वाले टाइम को दिया गया है इन द एंडिंग लिखकर। हालांकि वो गलत है, अभी देखेंगे क्या गलत है। अर्लियर लिखकर जिस टाइम को रिफर किया गया है उस टाइम को कंपैरिजन के सेंस में लिया गया है कि उसके बाद वाले सालों से तुलना की गई है। किसकी? अशोका की। सेंटेंस पर वापस आते हैं। ये अर्ली और अर्लियर के बीच का डिफरेंस होता है। नो मैटर व्हाट अशोका डिड इन हिज अर्लियर लाइफ,
अर्लियर ईयर्स, ठीक है। इन यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया हिज अर्लियर ईयर्स, ईयर्स नाउन हो गया, अर्लियर हो गया एडजेक्टिव, और ये हो गई पूरी की पूरी एडवर्ब फ्रेज। इन द एंडिंग कोमा लगा के पहले तो क्लोज को अलग किया गया, उसके बाद लिखा गया इन द एंडिंग। देखिए इन द एंडिंग कुछ नहीं होता है, इन द एंडिंग गलत होता है, इन द एंड होता है, और इन द एंड का मतलब होता है फाइनली या इन लास्ट, अंत में, ठीक है। अब इन द एंड जो है फाइनली एक एडवर्ब फ्रेज ही होती है, एडवर्ब फ्रेज शुरू में लगा दिया, एडवर्ब टाइम फ्रेज, और उसके बाद लिखा गया ही प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन पे है, कि हो सकता है उसने अर्लियर ईयर्स में जो कुछ भी किया हो, नो मैटर व्हाट अशोका डिड इन हिज अर्लियर लाइफ, इस क्लोज पर कोई असर नहीं पड़ना, लास्ट में वो क्या हुआ, वर्चुअस और वाइज हो गया। इस टाइप के मीनिंग को कन्वे कह रहा है। ही प्रोनाउन सब्जेक्ट हो गया, प्रूव्ड यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हुई है, और लिंकिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हुई है। देखिए जो लिंकिंग वर्ब है उनके बारे में मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ कई लेक्चर में, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। लिंकिंग वर्ब पर पूरे के पूरे लेक्चर दिए गए हैं, वर्ब चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंकिंग वर्ब के बारे में लेक्चर मिलेंगे, वो आप जरूर देख ले, वो मस्ट वॉच लेक्चर है। प्रूव यहाँ पर लिंकिंग नेचर की वर्ब है, और उसके बाद लिखा हुआ है इसका कॉम्प्लीमेंट, 2 + V1। यहाँ पर ये जो इन्फिनेटिव है, ये इन्फिनेटिव लिखा है प्रूव का कॉम्प्लीमेंट, ही प्रूव्ड टू बी। अब देखिए जो इन्फिनेटिव है, इस इन्फिनेटिव में ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और इसके नॉन फाइनाइट यानी कि वर्ब वाले एट्रीब्यूट को देखा हमने, तो हमने पाया कि जो बी है ये भी लिंकिंग वर्ब लिखी है, और लिंकिंग वर्ब लिखी है तो ये भी अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेगी। और कॉम्प्लीमेंट क्या लिखा हुआ है, वर्चुअस एंड वाइज, एंड कंजंक्शन से जोड़कर दो कॉम्प्लीमेंट, एंड कंजंक्शन से जोड़कर दो कॉम्प्लीमेंट को लिखा गया है, और लिंकिंग वर्ब उन कॉम्प्लीमेंट को ही से जोड़ने के लिए आई है। अनकॉमनली क्या हो गया, अनकॉमनली हो गया एडवर्ब। वर्चुअस का मतलब हैविंग क्वालिटीज या हैविंग मोरल क्वालिटीज, वाइज का मतलब हैविंग विजडम, हैविंग विट, बुद्धि, बुद्धि रखना, बुद्धिमान कह सकते हैं, ज्ञानी कह सकते हैं, विवेक रखने वाला, कुशाग्र। हिंदी नहीं पढ़ाने लग गया मैं इंग्लिश बोलते हुए, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है ही प्रूव्ड टू बी अनकॉमनली वर्चुअस एंड वाइज, ही प्रोनाउन सब्जेक्ट हो गया, प्रूव्ड लिंकिंग वर्ब हो गई, इस लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो गया ये इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव में खुद एक लिंकिंग वर्ब थी, तो उस लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट फर्दर वर्चुअस एंड वाइज हो गए, और वर्चुअस एंड वाइज को कॉमन रूप से एक ही एडवर्ब ने मॉडिफाई कर दिया, अनकॉमनली वर्चुअस एंड अनकॉमनली वाइज। अनकॉमनली कॉमन था उसे पहले ले गए, एंड कंजंक्शन से वर्चुअस और वाइज को जोड़ दिया, दो एडजेक्टिव को जोड़ दिया बी का, बी लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनाकर। ये हो गया आपका 19वां सेंटेंस। आगे चलते हैं 20वां सेंटेंस। Modern medicines has scored significant victories against both infection and trauma, the major causes of ill health and death. ओके ठीक है, मेडिसिन यहाँ पर नाउन हो गया, मॉडर्न हो गया इसके लिए एडजेक्टिव। पूरी की पूरी फ्रेज नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है तो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर जस्टिफाई नहीं कर पाओगे इसे। अब देखिए मेडिसिन, मेडिसिन यानी कि काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है यानी कि प्लूरल नाउन है। देखिए मेडिसिन एक डिसिप्लिन को भी रिफर कर देता है, मेडिसिन एक डोमेन को भी रिफर कर देता है, वहां पर ये किसी सब्जेक्ट को या किसी फील्ड प्रोफेशन, किसी प्रोफेशन को भी रिफर कर देता है, तो वहां पर ये अनकाउंटेबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर उन टैबलेट्स की, उन दवाइयों की बात की जा रही है जो डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है, ये वाली खा लो, वो वाली खा लो, मेडिकल से जो हम खरीदते हैं, तो वो तो काउंटेबल ही होती है। मॉडर्न मेडिसिन काउंटेबल, कॉमन नाउन है, काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने उसको प्लूरल बना दिया। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल हो गया तो हमें यहाँ पर हैज नहीं हैव लगाना चाहिए था, गलती तो ये हो गई, हैव हो गई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। परफेक्शन दिखाने के लिए आई है, कंप्लीशन दिखाने के लिए आई है, तो हमें इसके साथ लिखना चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं परफेक्शन या कंप्लीशन दिखाने के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट में ये बन रहा है, यानी कि प्रेजेंट में कंप्लीशन दिखा रहा है, या कंप्लीशन या जो भी सिनेरियो है उसको प्रेजेंट के पॉइंट से रिलेट कर रहा है। स्कोर्ड यहाँ पर ट्रांजिटिवली यूज हुआ है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज। विक्ट्रीज यहाँ पर नाउन हो गया, और सिग्निफिकेंट का मतलब हो जाएगा लार्ज, सिग्निफिकेंट का मतलब हो जाता है वेरी लार्ज, वेरी ग्रेट या वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर लार्ज को रिफर करना है, लार्ज या बिग विक्ट्रीज,
मतलब जो विक्ट्रीज है उसकी अमाउंट, यानी कि बहुत ज्यादा विक्ट्रीज, इस तरह के मीनिंग को रिफर कर रहा है। सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज स्कोर ट्रांजिटिव वर्ब का पूरी फ्रेज ऑब्जेक्ट हो गई। अगेंस्ट लग गया प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट। इन्फेक्शन एंड ट्रामा बोथ यहाँ पर डिटर्मिनर के रूप में आया है, और ये जो डिटर्मिनर है इन्फेक्शन और ट्रामा दोनों के लिए आया है। बोथ एक ऐसा डिटर्मिनर है तो दो यूनिट को रिफर करने के लिए, जब दो यूनिट हो, चाहे वो पर्सन हो या थिंग हो, उनको रिफर करने के लिए या उनसे पहले लगाया जाता है। तो दो लिखी है, इन्फेक्शन लिखा है, दूसरा लिखा है ट्रामा, एंड कंजंक्शन से इनको जोड़ दिया गया, बोथ इन्फेक्शन एंड ट्रामा। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई आपकी। उसके बाद यहाँ पर कोमा आना चाहिए था। कोमा आना चाहिए था इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो आगे हम लिख रहे हैं वो एक एडिशनल क्लोज लिख रहे हैं। एडिशनल क्लोज लिख रहे हैं तभी तो हमने प्रीपोजिशन नहीं लगाया, वरना तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉजेज नाउन है, मेजर हो गया एडजेक्टिव, द हो गया आर्टिकल, यानी कि ये तो एकदम मेजर कॉजेज, ये तो एक नाउन फ्रेज है। ऑफ लगा हुआ है प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है इल हेल्थ एंड डेथ। हेल्थ एंड डेथ दो नाउन है, दो नाउन को एक कंजंक्शन से जोड़ा गया है, और इल एक एडजेक्टिव है जो उन दोनों नाउन के लिए कॉमन हो गया, इल हेल्थ एंड इल डेथ। इल को कॉमन ले लिया, हेल्थ और डेथ को एंड कंजंक्शन से जोड़ के लिख दिया। तो जैसे इस नाउन प्रीपोजिशन को, कौन सी वाली, इल हेल्थ एंड डेथ नाउन नाउन फ्रेज को जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ लगाया गया है, उसी प्रकार से द मेजर कॉजेज नाउन फ्रेज को जोड़ने के लिए भी ऑफ या कोई और किसी भी नेचर का प्रीपोजिशन लगाना चाहिए था कंटेक्स्ट के और फंक्शन और मीनिंग के हिसाब से, लेकिन कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखा। इसका मतलब ये एक एडिशनल क्लोज है। ठीक है, ये जो इन्फेक्शन एंड ट्रामा है इनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए इनको ही मेजर कॉजेज बताया गया है, इल हेल्थ एंड डेथ का। तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर एक नाउन फ्रेज लिखी है, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसको कॉमा से अलग किया जाना चाहिए। और देखो एक चीज और मेरे को ध्यान में आई, ये जो इल है ना, इल ये एडजेक्टिव तो है, लेकिन ये जो एडजेक्टिव है ये केवल हेल्थ के लिए है। इल हेल्थ का मतलब समझ में आता है। मैंने थोड़ी देर पहले एक गलती कर दी। मैं इस अप्रोच को मैं इसलिए जो है सजेस्ट करता हूँ, इसीलिए फॉलो करता हूँ कि अगर कुछ चीजें मुझसे छूट भी जाए जल्दबाजी की वजह से या ह्यूमन एरर की वजह से, तो ये आपकी समझ को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को इतना इंप्रूव कर दे कि आप उन चीजों को भी कवर कर लें जो हमारे आपके डिस्कशन के दायरे से, स्कोप से छूट गई हो। इसलिए ये अप्रोच को मैं बेस्ट मानता हूँ कि आपको सोचना और समझना सिखाती है। अगर कहीं मुझसे कुछ इंटरप्रिटेशन में 19-20 हो गया या कहीं पर मैंने कुछ मिस कर दिया जल्दबाजी की वजह से या समय की कमी की वजह से, तो आप अपना दिमाग लगा लें। दिस इज द बेस्ट अप्रोच फॉर लर्निंग इंग्लिश फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अभी मैंने क्या बताया था कि इल एक एडजेक्टिव है और ये कॉमन हो जाएगा हेल्थ और डेथ के लिए। हेल्थ और डेथ को एंड कंजंक्शन ने जोड़ दिया, इल कॉमन हो जाएगा दोनों के लिए। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? इल हेल्थ का मतलब समझ में आता है, लेकिन इल डेथ का क्या मतलब हुआ भाई? इल डेथ तो कोई मीनिंगफुल है ही नहीं। इल हेल्थ समझ में आता है, इल डेथ मीनिंगफुल नहीं है। यानी कि जो इल एडजेक्टिव है ये केवल हेल्थ के लिए एडजेक्टिव है, इल डेथ के लिए एडजेक्टिव नहीं है। और ये मीनिंग से पता चलता है। कई बार हमारी सिंटेक्स को समझने में हेल्प करते हैं शब्दों के मीनिंग। तो सिंटेक्स और सिमेंटिक्स दोनों ही जरूरी होती है किसी भी सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इल जो है एडजेक्टिव है, जो कि कॉमन एडजेक्टिव नहीं है दोनों नाउन के लिए, वो केवल हेल्थ के लिए एडजेक्टिव है। इल हेल्थ एक नाउन फ्रेज हो गई, डेथ एक नाउन हो गया, और दोनों को जोड़ा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड। गलती थी यहाँ पर, ये हो गया आपका 20वां सेंटेंस। आगे चल लेते हैं। 21. If life existed on Mars, it is most likely to be in the form of bacteria buried deep in the plant's permafrost or planets. Planets लिखा है, in the planets permafrost or lichens. देखो इफ जो वर्ड है वो कंजंक्शन है। अभी जो कंजंक्शन है, एक तो एक क्वेश्चंस के केसेस में लगाया जाता है, क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं और आपके सामने कोई क्वेश्चन लिखा हो, तो आप
हेल्पिंग वर्ब वगैरह हटा के इफ कंजंक्शन लगा देते हैं और उस क्वेश्चन को असर्टिव फॉर्म में लिख देते हैं। क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप इफ कंजंक्शन का यूज कर लेते हैं। दूसरा, ये जो इफ है ये कंडीशनल सेंटेंसेस में भी लगा दिया जाता है। कंडीशनल सेंटेंसेस में लगाया जाता है किसी कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए जिस कंडीशन पर डिपेंड करता है मेन क्लोज वाले एक्शन का होना या ना होना। अब यहाँ पर जो हमने इफ लाइफ एग्जिस्टेड ऑन मार्स लगाया है, यहाँ पर हमने ये जो लाइफ है ये इफ लगाकर हमने एक कंडीशन को इंट्रोड्यूस किया है। कोई क्वेश्चन तो है नहीं, कोई इंटेरोगेशन तो यहाँ पर हो नहीं रहा। इफ लगाकर हमने एक कंडीशन को इंट्रोड्यूस किया है, इफ लाइफ एग्जिस्टेड ऑन मार्स। लाइफ यहाँ पर नाउन है जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। एग्जिस्टेड हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, लेकिन ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रेफर नहीं करती। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रेफर नहीं करती। यहां पर हम कोई टेंस बताने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर हम यहाँ पर टेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्शन मतलब पास्ट में किसी पॉइंट पे हो गया होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्शन का मतलब क्या है? अगर किसी एक्शन को, किसी वर्ब को हम पास्ट टेंस दे रहे हैं और इंडेफिनिट स्टेट दे रहे हैं, इसका मतलब पास्ट में किसी पॉइंट पर वो हो गया। क्या ये हुआ है कभी? लाइफ मार्स पर कभी एग्जिस्ट की है? की भी होगी तो हमें तो पता नहीं, हम तो अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। वी आर एक्सप्लोरिंग लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स अदर देन अर्थ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है पास्ट में किसी पॉइंट पे हो जाने वाला या हो गया एक्शन नहीं है। यहाँ पर हम एग्जिस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखकर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रिफर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम रिफर करते हैं इस वर्ब की सेकंड फॉर्म से पास्ट सब्जेक्टिव मूड को, सब्जेक्टिव मूड। और ये जो पास्ट सब्जेक्टिव मूड है ये यूज किया जाता है इमेजिनेशन को रिफर करने के लिए। हम अगर कोई चीज इमेजिन कर रहे हैं प्रेजेंट के पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम सेंटेंस को बोल रहे हैं उसी पॉइंट पर अगर हम कोई चीज इमेजिन कर रहे हैं तो हम पास्ट सब्जेक्टिव मूड लगाकर, वर्ब का पास्ट सब्जेक्टिव मूड यूज करके हम उन चीजों को इमेजिन करते हैं। इमेजिनेशन के लिए या इम्प्रोबेबल चीजों के लिए, जो चीजें प्रोबेबल ना हो या जो चीजें अनरियल, जो चीजें वाकई में ना हो, उन चीजों को बोलना जो चीजें जिनका रियलिटी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और हम ये जानते हैं कि रियलिटी में इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, तभी हम ये कह सकते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो अनरियल है। या फिर इम्प्रोबेबल चीजों को, जो चीजें प्रोबेबल ना हो, उनको रिफर करने के लिए या उन स्टेटमेंट्स को बोलने के लिए हम पास्ट सब्जेक्टिव मूड लगाते हैं। तो ये क्या है? हमारी एक तरह से इमेजिनेशन है या अनरियल सिचुएशन है, इसलिए हमने पास्ट सब्जेक्टिव मूड लगाया है। अगर हमने पास्ट सब्जेक्टिव मूड यहाँ पर लगाया है इमेजिनेशन को बताने के लिए, अपने दिमाग में चल रही इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए या एक अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए, तो हमें उस इमेजिनेशन को यहाँ पर भी कन्वे करना होता है। मेन क्लोज में भी जो हम लिखेंगे, देखिए मेन क्लोज वाला जो एक्शन है वो इस कंडीशनल पे डिपेंडेंट है। अगर हमारी कंडीशन ही एक इमेजिनेशन है तो मेन क्लोज में होने वाला एक्शन भी एक इमेजिन एक्शन होगा। जो कंडीशन को हमने इमेजिन किया है तो उस कंडीशन पे जो चीज डिपेंड करती है वो भी एक इमेजिन एक्शन होगा। तो उस इमेजिनेशन को यहाँ पर भी कन्वे करना होता है। और इस इमेजिनेशन को कन्वे करने के लिए जो वर्ब आती है वो हमारी इज नहीं आती, हम वुड मोडाल का यूज करते हैं। वुड मोडाल लगाया जाता है इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने, प्रेजेंट के पॉइंट पर इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इफ लाइफ एग्जिस्टेड ऑन मार्स, ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन लग गया, प्रीपोजिशन के बाद लिखा उसका ऑब्जेक्ट, एडवर्ब फ्रेज हो गई ऑन मार्स, एग्जिस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म इमेजिनेशन के लिए आ गई पास्ट सब्जेक्टिव मूड, फिर कोमा लगाया, मेन क्लोज स्टार्ट की, इट यहाँ पर सब्जेक्ट है, इट रिफर कर रहा है किसको? लाइफ। वुड हमने यहाँ पर मोडा लगाया इमेजिनेशन बताने के लिए, हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद देखिए क्या आया, इट वुड मोस्ट लाइकली टू बी। देखिए फिर टू बी नहीं लगा सकते हम, आप ध्यान से देखेंगे हमने वुड इज लगाकर यहाँ पर वुड लगा दिया। अब ये जो इज था यहाँ पर मेन वर्ब था, और कोई तो वर्ब है नहीं ना, इसको ही आप मेन वर्ब कंसीडर करोगे। क्यों करोगे मेन वर्ब कंसीडर इसको? क्योंकि आगे जो टू बी लगी है ये टू प्लस बी वन इन्फिनेटिव लगी है। लाइकली एक एडवर्ब हो गया, मोस्ट भी एक एडवर्ब है जो लाइकली को मॉडिफाई करने के लिए आया हुआ माना जा सकता है। तो इज जो थी वो मेन वर्ब के फंक्शन में थी,
उसको हटाकर हमने यहाँ पर वुड लगा दिया, और मेन वर्ब हमारी क्या थी, बी की फॉर्म थी, और वो बी की फॉर्म यहां भी लिखी है। तो अगर हम ये लिखने की कोशिश करें, इट वुड बी टू बी, तो ये सुपरफ्लुअस आइडिया नहीं हो जाएगा। मोस्ट लाइकली को अभी लिख देंगे, वो एडवर्ब है, वर्ब से मेन वर्ब से पहले आ जाएंगे, उनको अभी लिख देंगे। फिलहाल इतना समझिए कि इस जो थी हमारी मेन वर्ब थी, उसको हटाकर हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी, लेकिन इसको क्लोज बनाने के लिए हमें मेन वर्ब तो चाहिए, तो हमने मेन वर्ब लिखी बी, टू बी आगे लिखा हुआ है, तो ये सुपरफ्लुअस आइडिया नहीं हो जाएगा। इसलिए सारे को खत्म करके इस सेंटेंस को या इस क्लोज को मीनिंगफुल बनाने के लिए सीधा इतना लिखो ना, इट वुड, टू बी का बी कर दो, इन्फिनेटिव लगाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अब मोस्ट लाइकली को लगाना है तो वो इससे पहले लगा दोगे आप, मोस्ट लाइकली, ये पूरी एडवर्ब होगी, इट वुड मोस्ट लाइकली बी। ठीक है, लाइकली का मतलब होता है प्रोबेबली, है तो इमेजिनेशन, लेकिन प्रोबेबिलिटी बताने की कोशिश की जा रही है अपनी इमेजिनेशन में कि हाँ ये मोस्ट प्रोबेबली इस फॉर्म में होगी, आगे लिखा गया है। इन प्रीपोजिशन हो गई, और प्रीपोजिशन के बाद आ गया उसका ऑब्जेक्ट, कहाँ है, द फॉर्म, फॉर्म हो गया नाउन, द हो गया उससे पहले आर्टिकल, इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। अब इस फॉर्म को मॉडिफाई करने के लिए आगे एक प्रीपोजिशन फ्रेज आ गई, ऑफ प्रीपोजिशन, उसके बाद हो गया बैक्टीरिया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया बैक्टीरिया। ये जो प्रीपोजिशन फ्रेज है ऑफ बैक्टीरिया, ये फॉर्म को बताने के लिए आई है, इसको एडजेक्टिव फ्रेज कंसीडर किया जा सकता है। बरीड डीप इन द प्लैनेट्स परमाफॉरेस्ट और लाइकेंस, बरीड एक वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो एक एडजेक्टिव के फंक्शन में है, और ये है हमारी पास्ट पार्टिसिपल। देखो बरीड जो है बी यू आर वाई, बी यू आर वाई, बरी का मतलब होता है दबा देना, जमीन के अंदर दबा देना। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो सकती है बरीड, लेकिन क्या इस वर्ब को आप सेकंड फॉर्म मानोगे? अगर बरीड को वर्ब की सेकंड फॉर्म मान ली तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में कंसीडर करना पड़ेगा। पास्ट इंडेफिनिट में इसको कंसीडर करोगे और कहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म आती नहीं है पास्ट इंडेफिनिट के अलावा, इसको पास्ट इंडेफिनिट में अगर कंसीडर करोगे तो इसको मेन वर्ब की तरह जस्टिफाई करना पड़ेगा, और मेन वर्ब की तरह जस्टिफाई करोगे तो इससे पहले इसका कोई सब्जेक्ट भी आना चाहिए था। यहाँ तो ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखा है बैक्टीरिया, और द फॉर्म है वो एक नाउन फ्रेज, वो इन प्रीपोजिशन का सब ऑब्जेक्ट हो रही है, उससे पहले मेन वर्ब लिखी है, उससे पहले एडवर्ब, उससे पहले सब्जेक्ट, तो इसको मेन वर्ब कंसीडर किया नहीं जा सकता, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो या तो हैज हैव हैड के साथ आ सकती थी मेन वर्ब बनकर, हैज हैव हैड नहीं लगा, इसका मतलब ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव के केस में भी आ सकती है, लेकिन वहां भी वो बी की किसी वर्ब के, बी की किसी फॉर्म के साथ ही आती है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ, ये पुराने पुराने कॉन्सेप्ट अब दोबारा नहीं समझाऊंगा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल। एडजेक्टिव किसके लिए लगाया गया है? एडजेक्टिव लगाया गया है अपने से पहले लिखे हुए इस नाउन के लिए, बैक्टीरिया के लिए। इस बैक्टीरिया को ही, इस बैक्टीरिया के ही दबे होने की बात की जा रही है कि जो बैक्टीरिया है वो बरीड है। कहाँ बरीड है? परमाफ्रोस्ट और लाइकेंस में बरीड है। क्या है इसका मतलब अभी जानेंगे, मैंने इमेज लगाई है आपके लिए। पहले इस डीप वर्ड पर ध्यान देते हैं। देखिए जो बरीड है एडजेक्टिव लग गया, अब एडजेक्टिव के लिए अगर कोई वर्ड आ रहा है तो वो क्या होगा, एडवर्ब हो गया। अगर मैं डीप की बात करूं तो डीप जो वर्ड है ये एडजेक्टिव भी हो जाता है, एडवर्ब भी हो जाता है। डीप जो वर्ड है वो एडजेक्टिव भी हो जाता है और एडवर्ब भी हो जाता है, और इसका मतलब है बीइंग अ लॉन्ग वे डाउन फ्रॉम द टॉप और सरफेस। ये अगर टॉप है आपका, ये सरफेस है, ये टॉप या सरफेस है, तो इससे लॉन्ग वे डाउन, लॉन्ग वे डाउन की बात अगर की जाए तो इसको हम डीप कंसीडर कर सकते हैं, और डीप एडजेक्टिव भी हो जाता है, एडवर्ब भी हो जाता है। फिर एक वर्ड आपके सामने आएगा कई बार, डीपली। डीपली केवल एडवर्ब होता है, और इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली या स्ट्रॉन्गली। डीपली, एक्सट्रीमली या स्ट्रॉन्गली के मीनिंग को रिफर करता है, इसका गहराई से या नीचे या डाउन से या टॉप से कोई लेना देना नहीं होता। डीपली का मतलब होता है एक्सट्रीमली या स्ट्रॉन्गली।
डीप एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हो जाते हैं। वापस आते हैं हमारे सेंटेंस पर। हाँ, तो अब देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने ये है। बैक्टीरिया नाउन हो गया, बरीड हो गया उसके लिए एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल, और डीप हो गया एडवर्ब इस एडजेक्टिव के लिए। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है, मैं फिर से एक पुराने कॉन्सेप्ट आपको याद दिला रहा हूं कि जो बरीड एडजेक्टिव है ये इस बैक्टीरिया नाउन से पहले क्यों नहीं लिखा, बाद में क्यों लिखा है? क्योंकि बाद में लिखी हुई जो फ्रेज है इन द प्लैनेट्स परमाफ्रॉस्ट और लाइकेंस, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखी गई है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज आई है इस बरीड के लिए। अगर कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज उस नाउन के लिए ना आके इस एडजेक्टिव के लिए आए, एडजेक्टिव के मीनिंग से रिलेट हो, तो एडजेक्टिव को नाउन के बाद में लिखा करो, और एडवर्ब फिर और उसके बाद में आ जाएगा। नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, ये स्ट्रक्चर हो गई आपकी। इन प्रीपोजिशन लग गया ये बताने के लिए कि कहां बरीड है, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया द प्लैनेट्स परमाफ्रॉस्ट और लाइकेंस। इन प्रीपोजिशन उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया ये पूरा का पूरा लिखा हुआ नाउन फ्रेज द प्लेनेट। प्लेनेट यहाँ पर पोजेशन हो गया, ये आर्टिकल, ये जो आर्टिकल लगाए जाते हैं डिटर्मिनर, ये इस पॉजेसिव नाउन के लिए लगाए जाते हैं, ना कि परमाफ्रॉस्ट और लाइकेंस के लिए द आया है। प्लेनेट के लिए द आया है, और द प्लेनेट क्यों लगाया गया, क्योंकि मार्स की बात की जा रही है। अपोस्ट्रोफी लगा के एक पॉजेसिव फंक्शन को जनरेट करने की बात की गई। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है और लाइकेंस क्या होता है, इसके लिए देखिए जरा ये दो इमेज देखिए। ये होता है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है एक फ्रोजन लेयर। एक फ्रोजन लेयर, अब वो अर्थ पर भी हो सकती है, अर्थ के अंडर भी हो सकती है, और वो फ्रोजन लेयर किसकी होती है, सोइल की, ग्रेवल की और सैंड की। देखिए मिट्टी को, रेत को और आसपास की जो चीजें हैं उनको बर्फ के द्वारा जब एक साथ जकड़ ले आता है, बर्फ उनके बीच में आ गया, उस बर्फ की वजह से, बहुत ठंडा होने की वजह से, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस की बात की जाए, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस की बात की जा रही है। बहुत ज्यादा ठंडा होने की वजह से जब मिट्टी को और धूल को और आसपास की चीजों को जब बर्फ जकड़ लेता है तो वो एक सॉलिड लेयर बना देता है वहां पर, उसको बोला जाता है परमाफ्रॉस्ट। और ये ज्यादातर पोल्स वगैरह पे मिलती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मिलती है। आपको इमेज में भी देख के पता चल रहा होगा कि ये जो है व्हाइट व्हाइट एक बर्फ जमा हुआ है इस मिट्टी पर, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, इसको बोला जाता है परमाफ्रॉस्ट। और ये 1-2 साल तक जो है ऐसी के ऐसी रहती है, चेंज नहीं होती। वो जब टेम्परेचर थोड़ा ऊपर होगा तब ये बर्फ पिघलेगी, तब ये हटेगा, इसी टाइप का कुछ होता है। लाइकन क्या होता है? लाइकन जो है एक तरह का सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं कहा जाता, ये कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है। आपने कवक और शैवाल का नाम सुना होगा कभी बायोलॉजी पढ़ी हो तो, या इंग्लिश में बोलूं तो फंगस और अलगाए। फंगस और अलगाए के बीच का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, यानी कि फंगस और अलगाए मिलकर बनाती है लाइकन। और लाइकन को आपने अपने जो है कभी जंगल वगैरह गए हो, घूमने गए हो तो आपने देखा भी होगा, पेड़ों के तने हैं, ये पेड़ों के तने हैं, पेड़ों के तनों पर इस तरह की जो है लाइकन जो है खड़े हो जाते हैं, जो उग जाते हैं, और ये भी एक तरह का लाइकन है, तो इनको लाइकन बोला जाता है। ये भी एक तरह की जो है ऑर्गेनिज्म है, लेकिन एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये फंगस और अलगाए का कुछ कॉम्बिनेशन होता है, सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन होता है। सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन का मतलब होता है स्पीसीज का, ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे पर डिपेंड करना सरवाइव करने के लिए, उसको कहते हैं सिम्बायोसिस। वापस आते हैं हमारे सेंटेंस पर, ठीक है। तो यहां पर गलती हो गई थी हमारी, ये इस पार्ट में गलती हो गई थी, और ये हो गया आपकी सेंटेंस की इंटरप्रिटेशन। 21 हो गया, 22 पर चल लेते हैं। कैन इंडिया मेक इट टू अ लीडरशिप पोजीशन और विल इट बी रिटेन्ड द फास्ट ट्रेन गोइंग स्लो इमेज इट ऑलवेज हैड। ओके, देखिए इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब से जो है सेंटेंस को शुरू किया जा रहा है, और यहाँ पर इंटेरोगेटिव मार्क लगाया हुआ भी। कैन एबिलिटी बताने के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर वो एबिलिटी बता रहा है इस सब्जेक्ट की, इंडिया की, जो कि हमारा नाउन है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और उसके बाद मेन वर्ब, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो किया जा रहा है। कैन लग गया एबिलिटी बताने के लिए एक मोडाल के रूप में, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया हमारा, उसके बाद आ गई मेन वर्ब, ठीक है। मेक इट, कैन इंडिया मेक इट टू अ लीडरशिप पोजीशन,
इट यहाँ पर एक, ये जो मेन वर्ब है हमारी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब के बाद आ गया इसका ऑब्जेक्ट। टू अ लीडरशिप पोजीशन, टू यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया और टू के बाद लिखा है लीडरशिप पोजीशन। देखिए टू जो है ना डेस्टिनेशन को रिफर करने के लिए आता है, डेस्टिनेशन को रिफर करने के लिए आता है। वो डेस्टिनेशन ज्योग्राफिकल भी हो सकती है, डेस्टिनेशन का मतलब लास्ट पॉइंट, और वो जो डेस्टिनेशन है वो जो लास्ट पॉइंट है वो कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन भी हो सकती है। यहाँ पर जो है एक स्टेटस की बात की जा रही है, एक लेवल की बात की जा रही है, लीडरशिप स्टेटस या लीडरशिप पोजीशन की बात की जा रही है। पोजीशन यहाँ पर नाउन हो गया, लीडरशिप हो गई एडजेक्टिव, और अ लग गया आर्टिकल। कैन इंडिया मेक इट टू अ लीडरशिप पोजीशन, देखिए इट सेल्फ यहाँ पर यूज नहीं किया गया, इट यूज किया गया है, ये ध्यान देने वाली बात है। कैन इंडिया मेक इट टू अ लीडरशिप पोजीशन, प्रीपोजिशन के बाद आ गया उसका ऑब्जेक्ट, और लगा दिया गया है उसके बाद कंजंक्शन, जो कि कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, दो मेन क्लोजेस को जोड़ने के लिए आ गया, और जो दूसरी क्लोज है वो भी आपकी इंटेरोगेटिव में है। पहला अगर इंटेरोगेशन था, पहला अगर क्वेश्चन था, तो दूसरा भी क्वेश्चन ही है। विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यानी कि मोडाल यूज कर लिया गया है, फिर से यहाँ पर इट यूज किया गया है इंडिया के लिए जो कि सब्जेक्ट है। बी यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, नहीं अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए बी लिखी है यहाँ पर और रिटेन लिखी है। अब बी रिटेन लिखी है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिटेन का मतलब होता है मेंटेन समथिंग, टू कीप समथिंग इन योर कंट्रोल या इन योर पोजीशन। आपके पास कुछ है और आपने उसको अपने पास ही रख लिया, किसी को दिया नहीं या उसको जाने नहीं दिया, तो आपने उसको रिटेन कर लिया। रिटेन का मतलब होता है टू कीप समवन इन जेल। तो मैं लिख देता हूं टू कीप समवन, रिटेन का मतलब मैं यहां पर बता देता हूं, रिटेन का मतलब होता है टू मेंटेन समथिंग, समथिंग एज इट इज। ये टू कीप समथिंग इन पोजेशन, या टू कीप समवन, या टू पुट समवन, टू पुट समवन, या टू पुट या टू सेंड भी बोल सकते हैं। टू पुट या टू सेंड समवन इन जेल, किसी को जेल भेज देना है, किसी को प्रिजन भेज देना भी रिटेन करना होता है। वापस आते हैं सेंटेंस पर, ठीक है। विल इट बी रिटेन्ड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जा रही है, और ये जो रिटेन है, देखिए मैंने जो तीनों मीनिंग आपको बताए हैं, तीनों मीनिंग मैंने ऐसे बताए हैं, उससे पता चल रहा है कि ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो मेंटेन करोगे किसी चीज को करोगे, कीप करोगे तो भी किसी चीज को करोगे, पुट करोगे यानी कि किसी पर्सन को जेल में रखोगे तो भी एक पर्सन को रख रहे हो। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ऑब्जेक्ट लेगी अपने पास। और यहां पर लगा हुआ है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर। मैं कह रहा हूं कि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। जिस चीज को रिटेन करने की बात की जा रही है, जिस चीज को मेंटेन करने की बात की जा रही है, वो ऐसे के ऐसे लिखा हुआ है। वो क्या लिखी हुई है? वो लिखी हुई है इमेज। इमेज हो गया नाउन, फास्ट ट्रेन गोइंग स्लो ये हो गया एक एडजेक्टिव। इसके बारे में बात कर लेते हैं, इस एडजेक्टिव के बारे में। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, फास्ट ट्रेन, फिर यहाँ पर डैश लगाया गया, गोइंग स्लो। इंडिया को ये कहा जाता है फास्ट ट्रेन गोइंग स्लो, एक तरह से जो है एक नाउन, एक जो है नाउन, कंपाउंड नाउन कह सकते हैं, जिसको हमने एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर लिया है। अब देखिए क्या है इसका मतलब, फास्ट ट्रेन गोइंग स्लो मतलब इंडिया के बारे में ये बात बोली जाती है कि इंडिया में कैपेबिलिटी तो बहुत है, बहुत तेज बढ़ने की, बहुत तेज ग्रोथ की कैपेबिलिटी है, लेकिन वो चल रहा है धीरे, मतलब उसकी ग्रोथ बहुत धीरे है। कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, कैपेबिलिटी इतनी है कि उसको फास्ट ट्रेन कहा जा सकता है, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो स्पीड है वो धीरे है, तो उसको गोइंग स्लो माना जाता है। तो इसको जो है इस पूरे के पूरे कंपाउंड नाउन को हमने यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर रखा है, फास्ट ट्रेन गोइंग स्लो। तो फास्ट ट्रेन गोइंग स्लो पूरा का पूरा एडजेक्टिव हो गया, किसके लिए? इमेज के लिए, नाउन के लिए। इस इमेज को रिटेन करने की बात की जा रही है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लगा है, और जब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लगा हो तो इसका मतलब स्ट्रक्चर को एक्टिव में होना चाहिए।
ये बात मैं पिछले कई लेक्चर में बता चुका हूं कि एक्टिव वर्ब या कोई भी जो वर्ब होती है ट्रांजिटिव नेचर की, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है तो इसका मतलब उसको एक्टिव स्ट्रक्चर में होना चाहिए या एक्टिव फॉर्म में लिखी हुई वर्ब। देखिए पहली बात तो एक्टिव और पैसिव की जब हम बात करते हैं तो हम ट्रांजिटिव वर्ब पर ही डिस्कशन कर रहे होते हैं। पैसिव अगर बनाया जा सकता है तो ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनाया जा सकता है। तो एक्टिव फॉर्म की जो वर्ब होती है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब अगर है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। पैसिव फॉर्म में अगर वो वर्ब है तो उसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया होगा, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। भाई रिटेन ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है इमेज, इसी चीज को रिटेन करने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर बी रिटेन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए रिटेन। रिटेन भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने मोडाल लगाया हुआ है विल, हैज हैव हैड लगाते तो भले रिटेन कर देते, तो यहाँ पर बी रिटेन की जगह हो जाएगा रिटेन। विल इट रिटेन द फास्ट ट्रेन गोइंग स्लो इमेज इट ऑलवेज हैड। इट यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ऑलवेज यहाँ पर एड वो फ्रीक्वेंसी हो गया, और हैड हो गया यहाँ पर मेन वर्ब। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। पहली बात तो इसका ऑब्जेक्ट गायब है, और दूसरी बात ये कि ये सब्जेक्ट और मेन वर्ब आ गई तो इट मींस ये आ गई है क्लोज, और ये अगर क्लोज आ गई तो यहाँ पर बीच में कंजंक्शन कहाँ है। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पर होना चाहिए था एक रिलेटिव प्रोनाउन। एक रिलेटिव प्रोनाउन आप यहाँ पर लगा दो, एक रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर लगा दो आप विच। वो विच इस हैड ट्रांजिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा, और कंजंक्शन के काम में भी आ जाएगा इस क्लोज को जोड़ने के लिए। एक्चुअली में मैंने आपको बताया था एक सेंटेंस आया था, उस सेंटेंस के कंटेक्स्ट में मैंने पिछले किसी लेक्चर में बताया था कि अगर आपकी ये जो रिलेटिव क्लोज है इनको क्या कहा जाता है, रिलेटिव क्लोज कहा जाता है, या एडजेक्टिव क्लोज मान लो, क्योंकि ये अपने से पहले लिखे हुए एंटीसीडेंट के लिए आती है, और वो एंटीसीडेंट को नाउन प्रोनाउन नहीं होता है तो उसके लिए आती है, तो इनको एडजेक्टिव क्लोज कहा जाता है। अगर रिलेटिव क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज डिफाइनिंग नेचर की है, उस नाउन को या इस सिचुएशन में इमेज को डिफाइन करने के लिए आई है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आई है, तो उस रिलेटिव क्लोज के ऑब्जेक्ट को या रिलेटिव प्रोनाउन को एलिमिनेट किया जा सकता है। अगर उसका, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से अच्छे शब्दों में रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई रिलेटिव क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज मतलब जो किसी नाउन प्रोनाउन के लिए आई है अपने एंटीसीडेंट के लिए, अगर कोई रिलेटिव क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज डिफाइनिंग नेचर की है, उस नाउन को डिफाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आई है, तो उसके रिलेटिव प्रोनाउन को एलिमिनेट किया जा सकता है अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के फंक्शन में है। तो सब्जेक्ट के फंक्शन में होता तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि फिर हमने वर्ब का सब्जेक्ट हटा दिया, फिर तो वो क्लोज ही नहीं रही। लेकिन ऑब्जेक्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो रहा है। तो प्रोनाउन चैप्टर में इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर होना चाहिए था विच, लेकिन विच नहीं भी लिखा तो भी अपने कंप्लीट मीनिंग को, कंप्लीट सेंस को कन्वे कर दिया। ये हो गए आपके 22 सेंटेंसेस। गलती यहाँ पर इस पार्ट में थी। इसी तरह से जो है आपको लॉजिकल रहना है, इसी अप्रोच को फॉलो करना है, इसी अप्रोच से प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।